রেকর্ডিং স্টার্ট করছি, বলবি? হ্যাঁ আছে আছে হ্যাঁ তুই করে দিবি এই পড়বে না তো? না ওটাই খুঁজি কি করছো? অলরেডি খুঁজি কি এটা ওই জানি এটা কোন লেগে আছে बोल बोल कमेंट का ए रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, एक बार कंफर्म करो ना सर, आप लोग ऑनलाइन में जो लोग हैं। तो चाट का कुछ কোন কমেন্টটা তো हेलो हां ये আরে গীতিকা দেব, মেসেজ গেছে বা মনোজিৎ মেসেজ গেছে, রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে? আমি ঠিক আছে আরে হ্যাঁ না কিছু বলছে না কেউ, কত 45 ঘন্টা রেকর্ডিং মেসেজ কি পাইনি? হ্যাঁ স্যার গেছে এবার। আচ্ছা ঠিক আছে, চড়বে মেসেজটা আসছিল না ওই জন্য আমি বুঝতে পারছিলাম না। পড়ে যাবে এই পঞ্চায়েত না তো আমি সেই কিছু ঠিক দেখাচ্ছি কমেন্ট দিচ্ছি এক ঘন্টা দেখ 5 মিনিট কম দিন 1 ঘন্টা দেখ 1 घंटे 53 यार ओके अच्छा चलो सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा आज हम लोग का सैटरडे वाला दिन में हम लोग नॉर्मली कॉमोडिटी कवर कर रहे हैं, और कॉमोडिटी एकदम फ्रेश हम लोग हालत में है अभी। लास्ट वीक जस्ट मैंने गोल्ड स्टार्ट किया था, और लास्ट दुर्गा पूजा के पहले से मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि सर गोल्ड एंड सिल्वर पे ट्रेड करो। दुर्गा पूजा के पहले वाला क्लास का रिकॉर्डिंग सुनाऊं आप लोगों को? देखोगे उसमें, जो लोग नहीं किया था उनको बोल रहा हूँ, बार बार मैं प्रेशर कर रहा था ले लो बोल के। और ये भी बोला था कि अगर वार सिचुएशन इंटेंस होता है तो क्रूड ऑयल को मत छोड़ना, ठीक है? सिल्वर पे और गोल्ड पे हम लोग बहुत बुलिश थे, सिल्वर पे और गोल्ड पे बहुत बुलिश थे। एक सेकंड सुमित, मैं तेरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है? सिल्वर पे अभी भी बुलिशनेस है, ठीक है? थोड़ा क्लास को मूव होने दे, उसके बाद क्वेश्चन देता हूँ। सिल्वर में स्टिल बुलिशनेस है। सिल्वर अगर बहुत अच्छा सब कुछ रहे, एक्सट्रीम बुलिश, ऐसे मैं बहुत एक्सट्रीम भी नहीं रहता और बहुत एक्सट्रीम बियर भी नहीं रहता, मैं थोड़ा मॉडरेट में ही रहता हूँ, है ना सर? आप लोग देखे होंगे, ठीक है? मैंने ना तो मैं सुमित बनता हूँ ना तो मैं नंदन बनता हूँ ठीक है, थोड़ा बीच का ही रह जाता हूँ एक्चुअली सुमित अभी ऑफिस में बहुत बिजी है, ठीक है? अच्छा पॉइंट इज दैट कि अगर सिल्वर जो है उसमें अभी भी मोमेंटम है, लेकिन गोल्ड थोड़ा ओवरबॉट में है, लेकिन स्टिल उसमें भी आपको मोमेंटम मिल सकता है, चांसेस इज वेरी हाई। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ मार्केट, एक सेकेंड, सिचुएशंस देख लो, और हम लोगों का लास्ट 2 हफ्ते का एनालिसिस या 3 हफ्ते का एनालिसिस चेक करो, आप लोग खुश हो जाओगे। अच्छा ये रहा क्रूड ऑयल। अच्छा लास्ट वीक मैंने क्रूड ऑयल पे तो ज्यादा कुछ बोला नहीं था, बट क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। जो लोग क्रूड ऑयल में, अभी डिस्कशन चालू नहीं हुआ क्लास में, बट रिसेंट क्लास में, लेकिन पहले क्रूड ऑयल में काफी जो लोग क्रूड ऑयल पढ़ा था उनको पता होगा। क्रूड ऑयल 5764 से ऑलरेडी 6040 में चला गया, हाईएस्ट चला गया था 6087 में, ठीक है? और अगर बात किया जाए, लास्ट वीक हम लोग जब क्लास कर रहे थे उस टाइम पे बस इतना बात किया गया था, लास्ट सैटरडे माने 19 तारीख है ना, माने अगर 18 तारीख का अगर देखा जाए, ये देखो सर 18 तारीख में क्रूड ऑयल अप्रॉक्स 11 बजे के आसपास 5871 में था, फिर 18 तारीख को ये थोड़ा सा क्लोज हुआ था रात को, थोड़ा गिर के 5765 में। लेकिन अगर टेक्निकली एक चीज आप चेक करो, एक चीज এটা ও তোমাদেরকে দেখানো ভুলবে তো, খেয়ালই করে প্রসেসিং করে बहुत देर से, সরি আমি রেডি করে রেখেছি, আমি ভেবেছি আমি তোমরা দেখছো, আমি ভাবছি তোমরা দেখছো, এই জন্য আমি कंटिन्यू করে যাচ্ছি सॉरी ठीक है चलो, ज्यादा कुछ तो बोला नहीं, একই আছে তা না, একই আছে, क्रूड ऑयल नॉर्मल जो আছে क्रूड ऑयल एमो ताई আছে, सेम ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो एक दो कैंडल तुम्हारा मर्जी है, हम खोल देते हैं, चलो क्रूड ऑयल है, ठीक है? ऐसे क्रूड ऑयल का मैं फंडामेंटल डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूंगा, बट सेम ही है, ये देखो वही तो है 18 तारीख को, सेम पैटर्न है,
और 22 तारीख और आगे टीचर तक पड़े इंडेक्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडेक्स में तो ये 6045 था, वो थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा था। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने माइक्रो के साथ मैंने मिड, सॉरी जिसको हम लोग बोलते हैं मिनी, क्रूडाइल मिनी एंड क्रूडाइल बिग जो है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इंडेक्स में। और वॉल्यूम इसमें भी अच्छा खासा है। अगर देखो तो इसमें मॉर्निंग स्टार डेवलप किया, और मॉर्निंग स्टार डेवलप करके 5800 से, है ना, अगर कोई मॉर्निंग स्टार के बाद भी परचेस करता है, मॉर्निंग स्टार आप लोग जानते हो सर, दो चीज है, या तो मॉर्निंग स्टार बोल लो या फिर बुलिश इंगल्फिंग बोल लो, है ना, क्योंकि पैटर्न वन स्मॉल और पैटर्न टू इतना बड़ा है कि पैटर्न वन को ढक लिया है। और अगर एक साथ देखोगे तो मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल एक साथ, तो एक तरफ तो मॉर्निंग स्टार बोल सकते हो, एक तरफ तुम बुलिश इंगल्फिंग बोल सकते हो। तो कैंडल वाइज भी यहाँ पर कुछ बातें बन रहा था, एक कैंडल भी काफी है आपको प्रॉफिट देने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है सर कि इसके पीछे का ट्रिगर क्या है, व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट्स, ठीक है, रीजंस क्या है। सर रीजंस एकदम आप लोगों को पता है, क्योंकि ईरान इजराइल ने वापस से चालू हो गया, इजराइल वर्सेस ईरान का लड़ाई, हमास। कोई ये टाइम का কথা বলছিলেন স্যার ওই 22 21 তারিখ থেকে 22 তারিখ বা তার পরে পর্যন্ত গতকাল বুকে হচ্ছিল ফলো বা জ্বর কিছু হচ্ছিল না আজকে যদি ডাইরেক্ট অ্যাটাক করে मैंने अभी जितना अटैक बढ़ेगा ना, ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्चुअली ये लोग एक कमिटमेंट एक दिया था, न्यूज भी आया था कि ये लोग वार सिचुएशन, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इलेक्शंस आने से पहले वार खत्म हो जाए। ये अमेरिका का कोशिश है। देखो भाई, अमेरिका का दादागिरी बहुत दिन, एक्चुअली इजराइल जो है वो अमेरिका का बात थोड़ा सुनता है। इजराइल के साथ अमेरिका का फ्रेंडशिप अच्छा है, और अमेरिका मोटा मोटी ऑलवेज एक प्रो इजराइल उनका एक चलता है। लेकिन ये जो ईरान है, ईरान के साथ ऑब्वियसली अगर कोई इजराइल को सपोर्ट करेगा तो अमेरिका भी ईरान के साथ ऑपोजिशन में आ रहे हैं। तो इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करेगा, बट इजराइल अपने आप को देखने के लिए एनफ है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ सुपर पावर है अमेरिका जैसे, तो ये एक हेल्प करता है उनको। लेकिन क्या है ना, अभी कोई ना वर्ल्ड वॉर सिचुएशंस में नहीं आना चाहता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड जैसे सिचुएशंस कोई नहीं चाहता है। जब तक कोशिश रहेगा तब तक इन लोगों का एक ही टारगेट है, किसी तरह से स्किप कर दे। मैंने नेग्लेक्ट करना ही सबको ही पसंद कर रहा है। मैंने कम से कम जब तक ना हो तब तक चले, क्योंकि फिर से एक वार सिचुएशन से एक कंट्री को 50 साल 100 साल पीछे लेके चला जाए। समझे सर, जो डेवलपमेंट हुआ है वो सारा डेवलपमेंट धरे के धरे रह जाएगा। কিন্তু স্যার আরেকটা কথা আছে সেটা হচ্ছে যে এখন তো যুদ্ধ চলছে ঠিক আছে এর মধ্যে যদি আমেরিকার নির্বাচনটাও হয়ে যায় আমেরিকার যে রাষ্ট্রপতি হবে তার উপর নির্ভর করছে যুদ্ধের ভাগ্যটা ऑब्वियसली देखो फिर ট্রাম্প যদি আসে যে বেচারা কিন্তু আবার সেই একবার হলো না আমেরিকা ইরানের মধ্যে ইরান বা ইউরোপীয় দেশের পরিপথি পুরো ট্যাঙ্ক ঢুকিয়ে দিয়েছিল। देखो ट्रम्प थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर के हैं, वी ऑल नो दैट। बाइडेन थोड़ा सा चाणक्य स्टाइल है, मैंने थोड़ा सा सूझ बूझ के साथ ही काम करते हैं, मैंने उतना हड़बड़ाता नहीं है, ये बात सही है। बट बाइडेन के लीडरशिप में अमेरिका के इकोनॉमी का ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ है। बट ट्रम्प नॉर्मली एग्रेसिव नेचर के हैं, तो चांसेस है कि रिकवरी कर सके, एटलीस्ट अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू में। ग्लोबल मैटर्स में क्या स्टैंड पॉइंट होगा वो तो समय बताएगा। बट फिर भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशंस में कोई भी बिग कंट्री करेंटली, ऐसा मेरा दिल से एक आवाज आ रहा है कि कोई भी इंटेंस वार सिचुएशंस में नहीं जाना चाहेगा। और बड़ा कंट्री तो बिल्कुल वो पीछे से सपोर्ट रहेगा, साथ कोई नहीं रहेगा। ऐसा मेरा एक इनर से मैं बोल रहा हूँ, और वो भी अभी बोल रहा हूँ, मैंने ये एक अभी जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। आप लोग देखते हो कि मेरा चीजें काम कर जाता है कभी कभी, ठीक है, ठीक है। तो अभी इनका जो है कि इनका अपना चीजें हैं, चलने दो। वैसे तो मेरे मन कब से चल रहा है कि भारत भी पाकिस्तान को अटैक करे और पीओके अपना वापस ले ले, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से वापस से कश्मीर का प्रॉब्लम चालू किया है, फिर से 20 लोगों को मारा है सर, वापस से मिलिटेंट ग्रुप फिर से जाग गया उधर। तो कुछ दिन पहले जम्मू में मारा था। लेकिन मोदी भी बार बार, मोदी भी बहुत एग्रेसिव है सर, वो चाहे तो मार सकता है। बट क्या है ना, अगर एक वार सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो इतना जो डेवलपमेंट है, सारे के सारे खर्चा सब धरे के धरे रह जाएगा। तो ये चीज हड़बड़ी से नहीं, समझ सोच बूझ के साथ या सूझ बूझ के साथ ये चीज लेना है। हड़बड़ करके ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता।
ठीक है, मार रहे हैं हम भी मार देंगे, नहीं, ये मारपीट का चक्कर नहीं है। वापस का प्रॉब्लम है जितना हो सके कब तक, जैसे इजराइल रशिया यूक्रेन प्रॉब्लम भी देखो 2 साल से चल रहा है, बट कहीं ना कहीं वो लोग एक सोल्यूशंस पे आ रहे हैं ना। पहले से थोड़ा सा प्रॉब्लम काफी कम। कम हुआ है ना। तो ऐसा ही जब तक गुस्सा है ठंडा होने दो, आज नहीं तो कल गुस्सा ठंडा होगा, नॉर्मल रहने दो, बाकी लोग भी पार्ट ले लेगा, मुश्किल बन जाएगा। तो जब तक इनको इनका टेंशन बीच में बढ़ता जाएगा, तब तक गोल्ड का, सिल्वर का और क्रूड ऑयल का, क्योंकि क्रूड ऑयल में ईरान का एक बहुत बड़ा भागीदारी है। आप लोग ये सिस्टम समझ गए हो। ईरान वर्ल्ड का सबसे बड़ा तेल का स्टोर कीपर है, माने इतना तेल है ईरान के पास, वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट। तो ईरान जो है, ये जो ग्लोबल सप्लाई है उस चेन को खराब करेगा। तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल सप्लाई में ईरान जिनको तेल बेचता था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ईरान भी बिजनेस करने के हालत में प्रॉपरली नहीं रहेगा, न्यू प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो डिस्टर्ब तो होगा सर, सिंपल बात है, ये तो सबको पता है। तो ऐसे हालत में तेल का दाम बढ़ना तय है, और ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका है। नेक्स्ट वीक मुझे लगता है मंडे को आ, फिर से एक मोमेंटम देने वाला है, हाई चांस है क्रूड ऑयल में। সকালবেলা লেখা ফোন করতেই নিয়ে এলো পুলিশ আর নিয়ে हाई चांस है मंडे को फिर से मार्केट ये সবাই জায়গায় কোথায় একটা ব্রেক শুরু হয়ে গেল এই যে बहुत है। एक चीज देखो, डबल टॉप फॉर्म किया है या एम भी फॉर्म किया है, देखो यहाँ पर डबल टॉप या डबल बॉटम, यहाँ पर एक टॉप बनाया, रेंज बाउंड हुआ, मैंने ये रेंज देने के बाद, ये वाला रेंज क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक टॉप बना, फिर देखो नीचे आया 5920 में आया, बट देखो वापस से इंगल्फिंग बनाया, फिर से मार्केट को 6045 में लगे क्लोज किया। और कहीं ना कहीं ये जो दो टॉप बनाया था, इस दोनों टॉप को अगर ऐसा ही वार सिचुएशन चलते रहे, इसको क्रॉस करके वो 6100 क्रॉस करके आगे बढ़ता जाएगा। আর এটা যে মেডিকেল সাইড এটা 3-4 দিন ধরে থাকবে रहेगा। तो वार सिचुएशंस बीबीसी न्यूज या फिर रियूटर्स जो भी फॉरेन चैनल से खोल के रखो, एनडीटीवी ठीक है, प्रॉफिट ठीक है, एनडीटीवी प्रॉफिट, वार सिचुएशंस पे अपडेट रखो और तेल में पैसा डालो, ठीक है, सिंपल है। आप कोई बोलेगा सर ये दूसरे के दुख में कमाना, सर क्या कर सकते हैं, इसे जियो पॉलिटिकल टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जियो पॉलिटिकल टेंशन आपको क्रूड ऑयल के खेल खेलने में, ओहो मैं एक चीज भूल गया, रजत जी को लिंक शेयर करना होगा, तो रजत जी भी मांगा नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं किसी को लिंक नहीं भेजा। সোমবার প্রভাব পাবা স্টুডেন্ট খুলি যখন দেখি খুলে গেছে মিলে গেছে একটু 130 এসছে ठीक है। अच्छा, मोटा मोटी इसमें कितना क्रूड ऑयल मिनी में, जो जैसे आज ये बोल रहा था कि सर मिनी में कितना इनकम वगैरह हो सकता है या मेन में कितना हो सकता है, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। क्रूड ऑयल का मेनली मैंने 2 वर्जन सर, एक बिग वर्जन होते हैं, ये एमसीएक्स के साइड से ही सारी चीजें होते हैं। आप लोग जीरोधा यूज करो, आउटस्टॉक्स यूज करो या मोतीलाल यूज करो, जो भी आप यूज कर रहे हो, आप यहाँ पर जाना, प्रोडक्ट्स में जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या करता है। यहाँ पर आप एनर्जी में जाना, क्रूड ऑयल जो है वो एनर्जी में आते हैं। ऐसे तो हम लोग अभी गोल्ड में डिस्कशन कर रहे हैं, मैं गोल्ड में ही बात करूंगा, बट क्या है ना, रोज का एक मार्केट अपडेट में पैसा कमाने का बात है, तो ओवरव्यू एक डिस्कशन होगा। मार्केट का 3 चीजें हैं जो कमोडिटी मार्केट में सबसे ज्यादा काम करता है, माने लिक्विडिटी है, एक गोल्ड, दूसरा सिल्वर करेंटली, ठीक है, और क्रूड ऑयल। गोल्ड एंड क्रूड ऑयल इस मार्केट का सबसे ज्यादा लिक्विडिटी रखता है, बट आजकल सिल्वर का एक बहुत बड़ा जगह आ चुका है। और क्रूड ऑयल में देख सकते हैं आप, एक बड़ा क्रूड ऑयल है, इसे क्रूड ऑयल बिग बोलते हैं और इसे क्रूड ऑयल मिनी बोलते हैं। तो मार्केट जिस तरह का मोमेंटम दिया है, इसमें फ्यूचर होता है और ऑप्शंस होता है, आप इसको स्पॉट की तरह खरीद नहीं सकते। जैसे हम लोग शेयर खरीदते हैं सर, वैसा आप क्रूड ऑयल को डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, माने स्पॉट नहीं होता इसका। स्पॉट होता है बट स्पॉट की ट्रेड नहीं होता, ठीक है। स्पॉट में उसका एक प्राइस होता है, जैसे इंडिया में क्रूड ऑयल का एक मार्केट एरिया होता है जहां पर उसके रेट के हिसाब से दाम तय होता है, बट उसे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड करना है या तो फ्यूचर करो, और अगर आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो और ऑप्शंस का नॉलेज हो, जो आप लोग सीखते हो ऑप्शंस मार्केट में, मैं सिखाता हूँ ना आप लोगों को, जो शेयर ऑप्शंस मार्केट का जो हम लोग ज्यादा क्लास उसी में तो करते हैं, तो ऑप्शंस का वही नॉलेज आप इधर भी यूज कर सकते हैं। कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, सेम कॉन्सेप्ट,
यू हैव टू नो द टेक्निकल पार्ट्स जो हम लोग सीखते हैं स्टॉक मार्केट क्लास में भी। यहाँ पर हम लोग बेसिकली कॉमोडिटी स्पेशलाइज डिस्कस करते हैं, जिसमें टेक्निकल अप्रोच में बात करते हैं और हर कॉमोडिटी का एक अपना फंडामेंटल इश्यूज होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? तो कहने का मतलब इतना है कि क्रूड ऑयल में अगर मैं लास्ट मूव जो था या फिर सबसे बेस्ट था 18 तारीख के बाद, जब से वार सिचुएशन इंटेंसिटी बढ़ा है, उसके बाद से कितना ओवरऑल मूवमेंट हो चुका है और उसमें कितना इनकम जनरेट हुआ है, आप लोगों को नॉलेज देने के लिए मैं समझाता हूँ कि क्रूड ऑयल बिग एंड क्रूड ऑयल मिनी में एक बार चेक कर 5774 से ये उठा है। अगर कोई यहाँ पर तो नॉर्मली नहीं लेगा ऑब्वियसली, जब तक एक बुल कैंडल कंप्लीटली बन नहीं जाता तब तक आप नहीं ले सकते। कौन सा না উপরে শ্যাডো আছে, এটা একটা বুলিশ ক্যান্ডেল আছে ওভারঅল। এটাকে আমি একটা এটা মারুন স্যার, এটা হ্যাঁ এটা মারবো, এটা মারবো। मोटामोटी अगर आप एंट्री ले सकते हो तो कम से कम 5800 में तो एंट्री हो ही जा रहा है जब इंगल्फिंग हो चुका है। तो 5800 से अगर हमें हाईएस्ट पॉइंट तक दिखाऊं तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्स 6100। तो 5800 से 6100 कितना पॉइंट होता है, 300 पॉइंट होता है ना। 300 पॉइंट में आपका इनकम कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो? सर फ्यूचर में थोड़ा पैसा ज्यादा ही लगता है, बट फिर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो है ना मार्केट। क्रूड ऑयल का ये रहा बड़ा वाला, तो यहाँ पर लगाओ 5800 बाई प्राइस, सेल करो आप इसको 6100 में। थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट प्राइस में परचेस होगा, एग्जैक्ट प्राइस में सेल होगा, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। एक समझाने के टाइम पे होता है, समझाने के टाइम पे बेस्ट टू बेस्ट ही होता है, रियल में अप एंड डाउन हो सकता है। तो क्रूड ऑयल का बिग वाला 5800 से 6100 में 300 पॉइंट में अगर ये मार्केट मूव करता है तो आप क्रूड ऑयल बिग में 29,848 कमा सकते हो। ठीक है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपका अप्रोक्स वही 4-5 लाख के आसपास होगा। इतना समझ लेना कि 1 टका बढ़ने पे आपका 100 रुपये आता है। ठीक है, और क्रूड ऑयल बिग परचेस करने में यहाँ पर बाई बटन दबाने से दिखा देगा आपको 2-2.5 लाख बोला ना, 2,26,50। ठीक है, तो अप्रोक्स 2 लाख के आसपास क्रूड ऑयल बिग फ्यूचर में लगता है। सर इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से लाए 2 लाख डेली बेसिस पे? मत लगाओ, कम है तो कम लगाओ, उसके लिए है मिनी। मिनी वर्जन इसीलिए है ताकि सेम मोमेंट चाहिए आपको, सेम पर्पस है, सेम पर्पस में आप कर सकते हो। तब इन दैट केस आपका प्राइस मोमेंट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्रूड ऑयल इसमें मैं लिखूंगा क्रूड ऑयल एम, और जैसे ही मैं एम लिखूंगा इसका बाई प्राइस चेक कर लो आप, वो 2 लाख था ना, 10 गुना कम हो जाएगा, 20,285। इसके केस में क्या होगा, 1 रुपया चेंज होने से मार्केट 10 टका इंक्रीज होगा। बड़ा के केस में 100 रुपया बढ़ता है, इसके केस में हाँ 2000 इसमें 2-3 हजार समथिंग आएगा। हाँ ऑब्वियसली 1 लॉट 20,000 इन्वेस्ट होगा अप्रोक्स, और इनकम इसका मोटा मोटी वही सेम। हाँ ऑप्शन चेंज भी ना जाए, हाँ ऑप्शन चेन से भी तो ले सकते हो, ऑब्वियसली ऑप्शन चेन से बिल्कुल ले सकते हो। मैं तो ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, फ्यूचर बता रहा हूँ ना, मैं फ्यूचर बता रहा हूँ। ठीक है, अब तुम इसमें ऑप्शंस बताने से आप ऑप्शन चेन से ले सकते हो, ऑप्शन चेंज हो यानी 10 टका डैक्स ना सेम ही होगा, बस ऑप्शंस में आपका पैसा थोड़ा कम लगेगा। 23 ठीक है, 5 लाख मैं बता देता हूँ, एक बार एक सेकेंड, बहुत सारे लोग नया नया कर रहे हैं ना, उनके लिए मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रूड ऑयल का मैं यहाँ पर नॉर्मल की जगह एम चूज करता हूँ, और मोमेंटम को ऑलमोस्ट सेम रखता हूँ 5,800 से 6,100। ठीक है, तो मोटा मोटी क्या सिचुएशन, वही 300 पॉइंट का मोमेंटम है, 2,947 ना, अप्रोक्स 3,000 टका। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है अप्रोक्स 20,000 के आसपास, पार 1 रुपया चेंज में 10 टका आ सकता है। मैंने 20,000 लगा के 23,000 बहुत है सर, बहुत है, कौन देता है बस। लेकिन क्या है ना, ये तुक्का तो नहीं है, तुक्का नहीं है सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसके लिए क्या होता है, क्या चाहिए जानते हो, कॉमोडिटी मार्केट का अपडेट के लिए आपको ऑलवेज ना इस तरह के एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। आपका एक सेंड हो जाए, आपका नेशनल हो जाए, ठीक है,
क्या चल रहा है। अगर आप एनवायरनमेंट के साथ, ये कोई ऐसा नहीं कि मुझे आता है, यहाँ पर आने का कुछ मैटर नहीं। पहले तो आपको चीजें सीखना है, ये तो एक सीखने का ही पार्ट में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। लेकिन यू हैव अ साउंड टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न का एक प्रॉपर सिस्टम जो हम लोग सीखते हैं सर एवरी वेडनेसडे थर्सडे के आसपास, वो नॉलेज तो बिल्कुल चाहिए। उसके साथ आपको क्रूड ऑयल का फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, जो मैं आगे आगे आपको सिखाऊंगा। इसके साथ साथ डेली बेसिस में मार्केट में जियोपॉलिटिकल मैटर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो घटना घटता है उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट, उसका डिमांड सप्लाई इम्पैक्ट, हर चीज। क्योंकि कमोडिटी है, डिमांड सप्लाई पे ही खेल है। कमोडिटी माने एक चीज, एक वस्तु, उसका इंटरनेशनली एक डिमांड होता है, एक सप्लाई होता है। उसके डिमांड पे और सप्लाई पे ही तो उसका दाम का बढ़ना और गिरना डिपेंड करता है। डिमांड हाई होगा, सप्लाई कम हो जाएगा। जैसे ईरान में सप्लाई डिस्टर्ब हो रहा, लेकिन डिमांड क्रूड ऑयल का कितना है, वी ऑल नो दैट। क्रूड ऑयल के बिना चक्का नहीं हिलता है, क्रूड ऑयल के बिना चक्का नहीं हिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन पूरा चक्का जाम, सिंपल। स्ट्राइक करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही स्ट्राइक हो जाएगा। पहले अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बोल देगा कि हम लोग तेल नहीं बेचेंगे, हम लोग का कंट्री जो है ना, कम से कम मैंने जितना दिन वो लोग नहीं बेचेगा, पूरा स्ट्राइक हो जाएगा। मैंने बिना बोले स्ट्राइक। किसी पॉलिटिकल पार्टी को झंडा गाड़ने का भी जरूरत नहीं है, पीछे आ जाएगा। पूरा पूरा मार्केट मंदी छा जाएगा, पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। फिर हम लोग वापस से बैलगाड़ी उठाएंगे, है ना, बैटरी कार, ठीक है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, वो सब पुराने ट्रांसपोर्टेशन में आना पड़ेगा। सिंपल बात है ना, बहुत सिंपल बात है। तो क्रूड ऑयल इतना इंपॉर्टेंट है। डिमांड हाई है, सप्लाई जब डिस्टर्ब होता है दाम ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ये चीज अगर आपके दिमाग में घुस जाए तो क्रूड ऑयल में कब ट्रेड लेना है, ये टाइमिंग का खेल है, ये टाइमिंग आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल है करके ले लेते हैं, नहीं, टाइमिंग। ठीक है, क्रिकेट में एक चीजें होते हैं टाइमिंग, ठीक है। सही टाइम पे सही चीज करने से ही खेल पाएंगे, नहीं तो नहीं। फुटबॉल में भी होता है टाइमिंग, सही टाइम पे बॉल अगर ग्रिप नहीं कर पाए तो गोल में भी नहीं डाल, सही टाइम पे पोजीशन नहीं ले पाए तो खेल के खत्म, है ना। हर चीज टाइमिंग का होता है। कोई भी स्पोर्ट से जुड़ लो, किसी भी चीज पे, ड्राइविंग टाइमिंग का है, समय में पहुंचना है, समय गड़बड़ हो जाएगा तो खेल हो जाएगा। बस इतना सा बात है। अब ज्यादा मैं क्रूड ऑयल के बारे में और नहीं बोलूंगा। अच्छा, सेम चीज ऑप्शंस में करते तो क्या होता सर, अब मन में सवाल चल रहा है तो बता देते हैं। अच्छा, क्रूड ऑयल के केस में क्रूड ऑयल मिनी में भी ऑप्शन है और क्रूड ऑयल बड़ा में भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं बड़ा वाला में दिखा दे रहा हूँ। अगर मार्केट 5800 से, अगर यहाँ पर एक स्ट्राइक का मैटर कि आप जब ले रहे थे तब मार्केट 5800 में, तो ऑब्वियसली आप एटीएम ले सकते हो, या फिर आप 5900 ले सकते हो, 6000 ले सकते हो, 6100 ले सकते हो। अगर मार्केट 5800 में था तो ये एटीएम कहलाएगा, 5900 जो है वो ओटीएम कहलाएगा, कॉल ऑप्शन है, ठीक है। 6000 जो है वो भी ओटीएम कहलाएगा, ठीक है। 6100 जो है वो भी ओटीएम कहलाएगा। तो आप जितना दूर का लोगे प्रीमियम उतना सस्ता पड़ेगा, जितना पास का लोगे प्रीमियम उतना महंगा पड़ेगा। जो करंट मार्केट में है वो थोड़ा नॉर्मल पड़ेगा। अगर आईटीएम लोगे, मैंने 5700, 750, ऐसा कुछ लोगे, आईटीएम लोगे, वो और महंगा पड़ेगा। महंगा होगा सर, आईटीएम महंगा होता है, एटीएम एवरेज होते हैं, ओटीएम सस्ता होता है, यही सिस्टम है। तो आप, अब मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि आप मानो 6000 का ओटीएम लिए थे, तो अगर आप 6000 का स्ट्राइक लोगे, বলতে পারবে তুমি কত কি প্রিমিয়াম চলেছে? কোনটা? 2000 228 चल रहा है, 2100 पे 200 चल 250 2100 তে है। तो फिर यहाँ पर लिखो क्रूड ऑयल 6000, ठीक है, नवंबर 6000 कॉल ऑप्शंस, ठीक है, लिख दिया। अब तुमको मैं प्रीमियम दिखा देता हूँ, बस तुम्हें 18 तारीख वाला सिचुएशन देखना, समझ में आ जाएगा प्रीमियम का ग्रोथ कहाँ से कहाँ तक हुआ है। मार्केट का ग्रोथ मैंने क्रूड ऑयल मार्केट का जो मेन इंडेक्स है, मेन इंडेक्स अगर 18 तारीख से अभी तक 5800 से 6100 तक गया है तो ऑप्शंस में प्रीमियम होगा। तो मैंने यहाँ पर कौन सा इंडिकेटर लिया, क्रूड ऑयल स्ट्राइक लिया, क्रूड ऑयल 6000 कॉल ऑप्शंस लिया, ठीक है। आप 5800 भी ले सकते थे, 5900 भी ले सकते थे, मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस
ये वाला लिंक। तो इसमें आपका देखो आप सेम टाइम पीरियड में आपका 172-75 के पास आपका प्रीमियम चल रहा था, 170 में अगर आप ले रहे हैं तो ये 22 अक्टूबर तक इसका हाईएस्ट गया है सर 306। ठीक है, इसका मतलब है कि 172 में आपका बाई रहता और अप्रोक्स 306 में आपका मैक्सिमम सेल रहता। ठीक है, बात समझ में आया? तो जो गैप है वो आपका प्रॉफिट है। अब मैं वही चीज यहाँ पर पुट करूंगा। मेरा स्ट्राइक कितने का था? 6000 का। मेरा बाई कितने का था? 172 का। 72 थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तो रियल लाइफ में कोई किसको कितना अल्टीमेटली बाई के टाइम पे मिलेगा वो तो तब पता चलेगा। मैं जस्ट दिखाने के लिए 304 क्वांटिटी एक ही लिया, एक लॉट। कितना फायदा है आपका? 13,312। समझे सर? ये आपको मिलेगा। वो मार्केट में उतना मोमेंटम के लिए ये ऑप्शंस है, ये आपको अलग खेल खेलने में मजा देता है। इसको परचेज करने के टाइम पे अप्रॉक्स कितना खर्चा हो सकता है? 27,000 बता रहा है ऑन द टाइम। जो भी प्रीमियम ये 272 के हिसाब से बोल रहा है, ऑन द टाइम 172 के हिसाब से था। ठीक है, तो ऑब्वियसली कम ही होता। ठीक है, थोड़ा और कम होता, मे बी 25,000 के आसपास होता, और थोड़ा कम मेरे हिसाब से। সমাজের মধ্যে পুরো লেভেল কল অপশন আমি লিখি আমার যেটা 2500 টাকা ठीक, কল অপশন এম আর 6100 কল অপশনের দাম হচ্ছে গিয়ে 2304 টাকা। কেননা মার্কেট চলছে 6045 স্বাভাবিক দামটা একটু বাড়ে গেছে কম। ঠিক আছে, আচ্ছা 6100 কল অপশনের দাম হচ্ছে গিয়ে 2300 টাকা, 2304 টাকা। আমি তো ক্রুড অয়েল বিগ নিয়েছি। ক্রুড অয়েল বিগ নিয়েছি। ক্রুড অয়েল বিগের এরকম দাম ক্রুড অয়েল বিগে আমার প্রাইস কত দেখাচ্ছে? অ্যাপ্রক্স 20-25 হাজার টাকা মতো। ঠিক আছে, এবার এটা আপ এন্ড ডাউন হতে পারে, তাই না? মার্জিনটা আপ এন্ড ডাউন হবে একটু। এটা বিগ আছে, बिग नॉर्मल प्राइस कत? 2 लाख টাকা। क्रूड ऑयल बिग का फ्यूचर प्राइस कितना है? 2 लाख। क्रूड ऑयल बिग में मुझे सेम मोमेंटम है, सेम मोमेंटम में मैं 2 लाख नहीं लगाऊंगा, मैं 25,000 या 27,000 लगाऊंगा, या 20-25,000 लगाऊंगा, 20,000 लगाऊंगा। ठीक है, तो उसमें मेरा प्रॉफिट परसेंटेज जस्ट आपको एक समझा रहा हूँ 13,312। मैंने कम से कम 20,000 लगा के या 18,000 लगा के आप 13,000 कमा सकते हो। लेकिन ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा रिस्की है, थोड़ा डर लगता है ऑब्वियसली, लेकिन जो रिस्की है वो थोड़ा देख के भी जाता है। कम इन्वेस्टमेंट में भी हाई फाई कमा सकते हैं, इसीलिए लोग ऑप्शन पसंद करते हैं। ठीक है, मैंने जो सीख गया वो पसंद करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में ही आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई चालू हो जाओ, पहले चीजों को हाँ बोलो। বলছি এখানে কি প্রিমিয়ামটা ওই কমে যায় নাকি মানে সেটা শেয়ারে হয়? হ্যাঁ 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 প্রিমিয়াম অবভিয়াসলি ও প্রিমিয়ামের বাড়া কমে একই হয়। ও এ আচ্ছা ये मुझे पूछ रहा है मनोजीत कि এখানেও কি প্রিমিয়াম বাড়া কমা হয়? হ্যাঁ, কেন হবে না? टाइम डिके हो, बिल्कुल होगा। ऑप्शंस का जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, चाहे वो इक्विटी में करो या कमोडिटी में करो, उसका टेक्निक चेंज नहीं होता। आपको दिखा देता हूं मैं, इसको देख लो आप। क्रूड ऑयल में ये मेरा क्या था? अच्छा, कहाँ गया प्रीमियम? कहाँ गया? एक सेकेंड, ये था, ये देखो प्रीमियम, ये देखो। यहाँ पर मैंने जब आपको 18 तारीख का हिसाब दिखा रहा हूँ 170-80 के आसपास, वहां से आपका प्रीमियम कभी 209 में भी गया है। अरे आप अगर इतना देर तक होल्ड नहीं करोगे तो आप यहाँ पर 170 में खरीद के 30 में भी तो 200 में भी तो बेच सकते हो। एक कैंडल में भी तो आपका इनकम हो जाता है। आप लोग तो सिर्फ नॉर्मली मैं देखता हूँ कि 1,000-2,000 में ही खुश हो जाते हो, 13,000-14,000 तो दूर की चीज है। तो ऐसे केस में 500,000 तो आपको यहीं पर मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद देखो मार्केट फिर से थोड़ा नीचे आया तो आपका पैसा प्रीमियम गिरा है, फिर से देखो फिर से प्रीमियम 234 में गया, फिर नीचे आया। ऐसा करते करते अप डाउन तो चला है। प्रीमियम अप डाउन तो जैसे स्टॉक में होता है इधर भी होगा, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ आपको समझ में चाहिए। ओवरऑल आपको तब तक टिकना है, एक तो आपको एक्सपायरी डेट कितना देरी है वो देखना है ट्रेड लेने के टाइम पे। ठीक है, कि आप जो ले रहे हो वो कौन से डेट का एक्सपायरी है वो दिखा देता है आपको। ठीक है, नॉर्मली मंथली एक्सपायरी होता है। ठीक है, नॉर्मली मंथली एक्सपायरी होता है, तो करेंटली नवंबर का 15 तारीख एक्सपायरी चल रहा है। ठीक है, तो एक्सपायरी तक अगर जैसे मानो दुर्गा पूजा से पहले मैं बोल दिया था कि नेक्स्ट वीक के अंदर 1-2 हफ्ते के अंदर मार्केट में गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो ये जो मैं बोला था आपको
तो सिमिलरली क्रूड ऑयल के केस में आपको ये भी बोला था कि अगर वार सिचुएशंस बढ़ता है आप लोग वॉचफुल रहो, क्योंकि क्रूड बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो सिचुएशंस है ये देख के आपको लेना है। इसमें आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक एक महीना होल्ड करो। आप लोग नॉर्मली 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इवन 1-2 हफ्ता में भी आपको रिजल्ट्स आ जाता है जो आपको चाहिए। और पर्टिकुलर डे में सही दिन में करोगे तो आप, अगर होल्ड करने का डर लगता है तो 1-2 दिन में निकल जाओ, एक दिन में भी इंट्राडे भी कर सकते हो। वो तो जैसे स्टॉक में करते हो इधर भी कर सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ पर स्टॉक के जैसा लिक्विडिटी उतना नहीं है, तो मोमेंटम थोड़ा धीरे धीरे होता है। स्टॉक में जैसे नॉर्मली होता है ना, अभी तो स्टॉक भी नॉर्मल हो गया है आजकल स्टॉक भी स्लो हो गया है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा धीरे धीरे गिरेगा, ऐसे होता है। वैसे नहीं तुरंत ऐसा हो गया तुरंत ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इसका क्या है ना, ये फंडामेंटली एक रीजंस काम करता है, ठीक है, प्योर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट काम करता है। तो अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलोगे तो ये स्टॉक से बेहतर है, स्टॉक से कहीं बार, क्योंकि स्टॉक में आपको बहुत सारा स्टॉक समझना पड़ता है, यहाँ पर आपको सिर्फ कमोडिटी समझना है कि गोल्ड का क्या होगा, सिल्वर का क्या होगा, क्रूड का क्या होगा और क्यों होगा, क्या होगा और क्यों। अगर क्यों का पता चले तो क्या होगा वो भी पता चले। ঠিক আছে। আচ্ছা আমাকে সুমিত তখন একটা কিছু বলছিল, আমি সুমিতকে আটকে দিয়েছিলাম, আসলে ক্লাসটা স্টার্ট করতে পারছিলাম না তো এই জন্য। হ্যাঁ সুমিত তখন কিছু একটা বলছিলি, বল। সরি ইন্টারাপশন করেছিলাম, বল। তা তোমাকে তো ফির কবেই আমি বলেছিলাম যে গোলটা ছাড়ো, সিলভার 1 লাখে চলে যাবে। তো আমি যেদিন বলেছি না, তার সেই দিনকেই ট্রেড বুলের যে সিনিয়র অ্যানালিস্ট আছে না, হুম। ওর দেখি কল দিয়েছে, সিলভার 95,000 এর কল। ওটাই বলছিলাম, আর কিছু না। তুই বলছিলি তো আমাকে, এই কথাটা আগেও বলেছিস তুই আমাকে। তবে এই টাইমে আমি বলছি শোনো, নভেম্বর তো, এটা অক্টোবর চলছে তো, নভেম্বর হুম হুম। ডিসেম্বরে তোমার ফিউচার গোল্ডের তুমি মোটামুটি 95,000-এ, 95 বলছি, স্পট এখন কত চলছে গোল্ডে? গোল্ড 78। 78 চলছে তো। 80-85 হাজারের কল ফেল করে যেতে পারো, ভালো প্রফিট পেয়ে যাবে গোল্ড একটু পড়তে পারে, অক্টোবর গোল্ড একটু, নভেম্বর। হ্যাঁ হ্যাঁ গোল্ড একটু ওভারবট জোনে আছে, গোল্ড একটু ওভারবটে আছে, একটু কারেকশন হতে পারে। সুমিত বলছে 80,000-এ গোল্ড সেল করতে পারে কেউ যদি নিতে পারে। সেল করতে বলতে মানে বেসিক্যালি বাই না, মানে বেসিক্যালি গোল্ড ওভারবট আছে। আমি গোল্ডে আসছি, সুমিতের অ্যানালিসিস এটা, সুমিতের তরফ থেকে সুমিত বল। ओके अच्छा, तो फिर क्रूड में एक मोमेंटम पूरा है सर, ठीक है, मैंने बुलिश मोमेंटम इज देयर, आप लोग वॉचफुल रहो। मंडे क्या होता है, जिसको खरीदने का नॉलेज हो गया एक्सपीरियंस हो गया वो खरीदे, और जिनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है जस्ट एक्सपीरियंस करना है तो देखे, ठीक है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, देखते देखते लेने का भी आदत हो जाएगा। ऐसे क्या होता है, पहले लोगों को साइकिल चलाना देखते हैं, फिर एक दिन लगता है कि हम भी एक दिन साइकिल लेंगे और हम भी ऐसे चलेंगे। शुरू शुरू में ऐसा होता था है ना सर, जब किसी को स्ट्रेट हैंडल साइकिल में देखते थे ना, क्या साइकिल चल रहा है यार मस्त, हाँ? ठीक है, तो फिर हाफ पेडल करते थे, हाँ फिर हाफ पेडल से फुल पेडल, फिर एक दिन हम भी साइकिल चलाना सीखे, खुद को हीरो लगना समझने लगते थे, हाँ होना चाहिए ना ऐसा ही हेलो, तो। हाँ एज बाई एज चीजें बदलते हैं, बोलो। প্রথমে তুমি আমার নিজে বলছি, তাই তো? কি বল। প্রথমে তুমি নিজে বলছি, ঠিক আছে? এক লট নিতে গেলে না, আমার হাত পা কাঁপতো, বুঝলে তো, ফার্স্ট ফার্স্ট। তারপর Obviously, এক লট হয়ে গেল 10 লট, ঠিক আছে? যখন আমি জয়েন করলাম মতিলালে, তখন ওটা উঠলো 20 থেকে 30 লট। এখন তো 100-200 লটের কোনো ব্যাপারই না, মানে যা ফান্ড আছে না। सुमित तो टाइप बोलते बोलते पहले पहले किसी का ट्रेड कराना हो या खुद का लेना हो, पहले एक लॉट लेने से भी हाथ कांपता था, ठीक है। अभी दूसरे का 100-200 लॉट भी ट्रेड करा देते हैं, मैंने वो साहस आ गया, वही बात वो कर रहा হাই প্রিমিয়াম দাদা, হাই প্রিমিয়াম, মানে এত ফান্ড আছে না, হাই প্রিমিয়াম 375-80 প্রিমিয়াম। আমি লাস্ট বলছি তোমাকে, কালকে আমি নিয়েছিলাম ব্যাংক নিফটি, ঠিক আছে, আগের দিনকে তোমার হচ্ছে 51,000 পুট নিয়েছিলাম, তো চলছিল হচ্ছে 330, 200 লট তুলে নিয়ে গেছি, 200 লট প্রিমিয়াম। ভাবো মানে কত টাকার মার্জিন আছে ভাবো অ্যাকাউন্টে, ঠিক আছে? সেই প্রিমিয়ামটা পেয়েছিলাম আমি 720 টাকা, আর হাই মেরেছে 1,085 টাকা। अच्छा देखो गोल्ड के बारे में आ जाओ, हम लोग एक्चुअली अभी गोल्ड में ही बात कर रहे हैं क्लास में, तो मेन पॉइंट पे आते हैं।
मुझे एक्चुअली आप लोगों को गोल्ड का फंडामेंटल सिखाना है, ठीक है, कि गोल्ड का फंडा कौन डिसाइड करता है, कैसे होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो इस सब चक्कर में तो पढ़ना है, बट उसके पहले एक बार मैं एक्चुअली क्रूड में मुझे बोलने का इच्छा नहीं था, बट क्या है ना, मौका है, बताना चाहिए ना। नहीं तो बोलेगा सर ने बताया नहीं, ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि नहीं यार, मौका जब किसी चीज में दिखता है, आप लोगों को याद होगा, जो लोग पप्पू को शायद याद है, कॉपर में जब मौका दिखा था, बोला था कि नहीं बोला? পকড়া তো অনেক দাম। আবার অনেক দাম, অপশন ছিল তো, ছোটখাটো করতে পারতে, ঠিক আছে, তখন অত কনফিডেন্স আসেনি, এবারে বুঝতে পারছো, আস্তে আস্তে আরো কনফিডেंस এসে যাবে। अच्छा, जब मौका होगा, जो भी मुझे समझ में आएगा मैं बोलता हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर, ठीक है। समय के साथ साथ चलो सीखो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। अच्छा, गोल्ड के बारे में लास्ट वीक का जो डिस्कशन था, मैं 19 तारीख का बात कर रहा हूँ। 19 तारीख को मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे अभी भी थोड़ा बहुत अपसाइड दिख रहा है, क्योंकि तब ऑलरेडी गोल्ड 77,700 800 में ट्रेड कर रहा था। मैं बोला था कि देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि कैंडल भी हमें कुछ बता रहा था। जब लगातार, ये आवरली चार्ट है, लगातार 4 घंटा आपको दोजी या स्पिनिंग टॉप दिखे, ठीक है, तो आप समझ जाना कि मार्केट में कुछ स्पेशल बात होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब लगातार स्पिनिंग टॉप दोजी लगातार होता है ना, तो या तो मार्केट हायर ऑफ हाई जाएगा, माने हाई से हायर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हाई में था, तो हाई से कहाँ जा सकता है, हायर, या फिर हाई से लो। क्योंकि लगातार जब ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशंस में नॉर्मली मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू से ही बोल रहा हूँ, कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ जाएगा कि मार्केट साइडवेज रहने वाला नहीं है, किसी एक साइड जाएगा, या तो अप होगा या तो डाउन। अब अगर मानो आपने एनालिसिस करके देखा टेक्निकली कि भी मार्केट में कुछ तो मोमेंटम है, या तो पॉजिटिव या तो बेयरिश, माने या तो बुलिश या तो बेयरिश। अब अगर तुम बुलिश हो तो क्यों, वाई, क्वेश्चन है ना। वैसे मैं लास्ट दिन जब आप लोगों को बोला था कि आप लोग वॉचफुल रहो, क्योंकि ऑलरेडी ये हाई जोन में है, फर्दर अपसाइड दिख रहा है, याद करो लास्ट क्लास, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि देख के करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप अपसाइड में। यहाँ पर क्वेश्चन ही उठता है सर क्यों, क्यों के पीछे 2-3 रीजन है। फर्स्ट, पहला बात है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ाता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन गोल्ड का भी दाम बढ़ाता है, क्योंकि जब वर्ल्ड वाइड वार सिचुएशंस टेंशन बढ़ाते हैं, तब सारे के सारे कंट्रीज, ठीक है, या जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वो सोना ज्यादा खरीद के रखते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाए तो एक गोल्ड ही है जो हमें प्रॉब्लम से बचा सकता है। क्योंकि ये हिस्टोरिकली प्रूव्ड है कि जब 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 वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स आया है, और जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा गोल्ड रहा है, वो कंट्री को थोड़ा फास्ट मूवर एडवांटेज मिला है। जैसे एक समय था जब दुनिया में इंडिया का जीडीपी, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, 45%। वर्ल्ड का टोटल जीडीपी का 30% जीडीपी इंडिया अकेला कंट्रोल करता था। वर्ल्ड जीडीपी का 30%, माने वर्ल्ड का जो टोटल जीडीपी है उसका 30% अकेला भारत। ये बात बहुत लोग नहीं जानते। ये कब तक चला है जानते हो, दिखा देता हूँ। ये मेरा डेटा नहीं है, इंटरनेशनल डेटा है, तो आप इसमें गवर्नमेंट मैनिपुलेशंस भी नहीं मिलेगा आपको। यानी क्या होता है ना, अगर बीजेपी बोलेगा तो लोग बोलेगा बढ़ा के बोल रहे हैं, अमेरिका बोलेगा तो बोलेगा सही बोल रहा है। ये लोगों का परसेप्शन है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सर कि इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी जो है वो सही है, इससे भी कोई अलग तरीका है, जैसे कि तरीका बहुत है, वेल्थ को डिसाइड करने वेल्थ को डिसाइड करने का बहुत तरीका है, पर जीडीपी सबसे पॉपुलर है। तरीका बहुत है सर, बट जीडीपी इज वन ऑफ द पॉपुलर कॉन्सेप्ट। और जैसे सर पॉपुलर ठीक है, जैसे सर एकदम मतलब फाइनेस्ट वाला क्या है, जैसे उसको कौन सा बोलते हैं तरीका, इससे समझ में आता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर है। वो समझने में समय लगेगा, इकोनॉमिक्स क्लास में समझाऊंगा, तो पढ़ेगा ना। जीडीपी सबको समझ में आता है। जीडीपी
एक सेकंड सर, यहीं पर था डेटा, अगर नहीं मिल रहा है तो बाद में दिखा दूंगा। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री इकोनॉमी से नहीं नहीं उसमें तो मिलना मुश्किल है एक्चुअली, ये डेटा मिलता है। एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड विकिपीडिया ही दिखा देता है मुझे, इधर उधर घुसने का घूमने का भी जरूरत नहीं। इंडिया इंडिया इंडिया। सर एक बार ये चाइना का इंग्लिश पढ़ रहा था तो कुछ और सर समझ में आ रहा है तो पढ़ने कुछ क्या? जैसे एक बार पढ़िएगा द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, चाइना का तो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन इंग्लिश में? हाँ जैसे इसी में है, जैसे आप उसमें गए ना फर्स्ट में वहीं पे दिया हो। अच्छा अभी मुझे मिल नहीं रहा है डेटा। वहीं से मिला। ठीक है वो छोड़, जो नगर नमूना में अभी नहीं जाना है, डाइवर्ट हो जाएगा। मैं आपको एक्चुअली इंडिया का जीडीपी दिखाना चाह रहा था। डेटा ऐसा है, मुझे याद है, मैं बोल देता हूँ आप लोगों को। डेटा ऐसा है कि इंडियन जीडीपी अप टू 1500 तक, 1570 तक, मैंने जब तक मुगल का एंट्री इंडिया में नहीं हुआ है, फ्रॉम क्रिश्चियन मैंने जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से, जैसे अभी हम लोग क्या बोलते हैं 2024, ठीक है, तो ये 2024 का हिसाब क्या है, जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है तब से ये हिसाब है। तो फ्रॉम 1 क्रिस्टाब्द, ठीक है, 1 क्रिस्टाब्द से लेके 1500 क्रिस्टाब्द तक, क्रिस्टोफर क्या क्रिस्टाब्द माने जीसस क्राइस्ट का हम लोग क्या, अच्छा जी समझ ठीक है। है ठीक है, आफ्टर क्राइस्ट मैंने 1 आफ्टर क्राइस्ट से लेके 1500 क्राइस्ट तक जो अभी चल रहा है 24 तक, लेकिन 1500 साल वर्ल्ड का टॉप जीडीपी क्रिएटर इंडिया ही था। और उस पीरियड को इंडिया को गोल्डन एरा भी कहा जाता है, भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और इसके पीछे और एक चीज मैं बताता हूँ कि उस टाइम पे इंडिया के पास बहुत गोल्ड होता था। और हाँ मंदिर सारे मंदिर जो हमारे हैं, ये मंदिर एक्चुअली हमारा एसेट्स भी है, और ये मंदिर को एक्चुअली हमारा सोर्स ऑफ पावर भी माना जाता था। और मंदिर का कंस्ट्रक्शन इसी तरह से किया जाता था ताकि वो फ्यूचर में काम आए, ठीक है, समाज व्यवस्था इसी तरह से था। तो बहुत ही यूनिक मॉडल था। लेकिन जब बाद में कुछ खूंखार लोगों के बारे में इनको पता नहीं था, और वो लोग बाहर से आए, बेसिकली दरिंदो बोल सकते हैं आप, तो ये लोग बाहर से आया और हमारे यहाँ पर धन संपत्ति के बारे में जब पता चला, ठीक है, और जब ये चीज फैल गया, जैसे आज इंटरनेट के थ्रू से फैलते हैं, तब उसका उस जमाने का अपना कुछ मॉडल होगा, है ना, मैटर को फैलने का। तो वो लोग आया, लूट मार चालू किया, ठीक है, मैं प्रूफ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब वर्ल्ड वाइड प्रूफ है, ठीक है, यूनाइटेड थ्योरी नहीं, ये एकदम बाकायदा प्रूफ है, ये प्रूफ है सर, और ये थ्योरी नहीं है, प्रूफ है, प्रैक्टिकल डेटा है। और जैसे मेरे पास है जैसे थोड़ा वो भी है कि वो लोग क्यों आए थे जैसे इसके ऊपर क्या ही आए थे, हिस्टोरिकल बेसिकली अपना पैसा पाने के लिए आए थे, बहुत सारा रीजन है। जैसे बाबर को इनवाइट दिया था, हमारे ही एक राजा था राजस्थान का, ठीक है, उन्होंने बोला था कि भाई आई हमें दिल्ली का तख्त में हमें बिठाइए, बेसिकली बोला था दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हटा के, ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना है अभी, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हटा के थोड़ा हेल्प करें। तो बाबर का ये जो लोग ग्रुप थे, ये लोग एक्चुअली किसी देश में जाके बसते नहीं थे, ये लोग हेल्प करते थे और बदले में अपना शेयर लेते थे, ठीक है। लेकिन उस बार ऐसा हुआ कि वो लोग आया और गया नहीं, ठीक है। आप नोटिस करिएगा ये एंशिएंट जो तरीका था उसको यूरोप पूरा अडेप्ट कर लिया, और उसमें देखिए हाँ। उसका जो मतलब तौर तरीका सारा चीज सब चीज है, मतलब जो हमारा जो कल्चर है जिस हिसाब से डेवलप है उसी चीज को हमें ही सिखा रहा है। अब हमें सिखा नहीं रहे, हम उनको सीख रहे हम हैं, उनको सीख रहे हैं। ठीक है, हमें लगता है हम कुछ नहीं है, हमें ये लगता है कि वी आर नथिंग एंड दे हैव एवरीथिंग, ठीक है। ये जो हमारा गरीबी है ना, सोच, पैसे से गरीब हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, पर सोच से गरीब ना बने। प्रॉब्लम है कि भारत के लोग सोच में गरीब पड़ गया, ठीक एक है। समय देखिए सर, एक समय जैसे 1970 1960s तक एक साइंटिस्ट का एक अलग ही दौर चल रहा था, फिर अचानक से सर बॉलीवुड, अचानक से हॉलीवुड, सब अचानक से सब चेंज होने लगा। ये सब क्या है ना, मार्केट बना दिया और पब्लिक को शोषण करने का एक सिस्टम आ गया ना। चलो पॉलिटिकल बातें हो जाएगा, मैं बस आपको गोल्ड का इंपॉर्टेंस बताने के लिए भारत का बात कर रहा था। वैसे तो ये सब बात इतना ज्यादा फैल सकता है कि कहाँ कहाँ जाके पहुंचोगे, इसलिए मैं थोड़ा लिमिट करता हूँ अपने आप को, क्योंकि बहुत कुछ बताना होता है। तो कहने का मतलब है कि जब जब जिस कंट्री के पास गोल्ड ज्यादा होगा वो कंट्री पावरफुल रहेगा फ्यूचर किसी भी अनसर्टेन प्रॉब्लम, जो जिसका प्रॉब्लम हमें अभी नहीं दिख रहा है, बट एक फ्यूचर में हर किसी का डर होता है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, फ्यूचर में वो हो सकता है, फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता है खराब। तो जो भी कंट्री
जब भी उनको लगेगा कि डर 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 डर, सोना खरीदेगा, सोना खरीदेगा। तो ये एक रीजन है, गोल्ड प्राइस का मेन रीजन है इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह से बढ़ने का। और लास्ट जो 77,500 के बाद भी ये बढ़ा है, ये अगेन वही रीजन है जिस कारण से क्रूड ऑयल बढ़ा है। अनदर पॉइंट, हाँ, और ये थोड़ा सा ना अपसाइड में है, मैंने ये ओवरबॉट है, अभी थोड़ा और बढ़ सकता है, मैंने हो सकता है कि 80 तक चला जाए, चांसेस इज दैट। मैंने अगेन मैं लास्ट वीक की तरह ही बोलूंगा, मैंने जितना बढ़ना नहीं चाहिए उससे ज्यादा ही बढ़ चुका है, ओवरबॉट जोन में है। आप इसका RSI लगा के देखो, देखो RSI कहाँ है, देख रहे हो 60 में आ रहे थे। अगर अगर अभी भी जा सकता है तो 70 तक तो जा सकता है, इसे थोड़ा अपसाइड है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट पॉइंट क्या था, जब RSI यहाँ पर आ गया था 22-23 तारीख को, ठीक है, ये वाला सिचुएशन, इवन ये वाला जो सिचुएशन था, इस टाइम पे देखो थोड़ा मार्केट में इस टाइम पे RSI थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ये सिचुएशन दिन के हिसाब से RSI था ये, ठीक है। MACD भी लगा लो, चलो क्रॉस किया है, पॉजिटिव साइड में है, क्रॉसओवर हो चुका है, MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर चुका है, MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और क्रॉस करके अभी भी स्टे कर रहा है। अगर आवरली हिसाब से देखा जाए तो लास्ट दिन जो मार्केट ओपन था उस दिन को 6 बजे के आसपास MACD क्रॉस किया है आवरली के हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद से अभी भी MACD बना हुआ है, ये MACD का लाइन है, जब तक MACD लाइन अबव में रहता है तब तक आप मार्केट में बने रह सकते हैं। ऊपर से क्रॉस कर दिया तो अगर वो नीचे से इधर आ जाता है तो थोड़ा डाउन साइड होगा, बट गोल्ड ओवरबॉट जोन में है, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन यस, अभी भी दम है। जो लोग होल्ड करके रखे हैं वो थोड़ा और होल्ड कर सकता है, जो पहले का बढ़ ठीक है, वो थोड़ा और होल्ड कर सकता है। पर न्यू एंट्री के लिए थोड़ा रिस्की, थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा बहुत मिल सकता है मार्केट मोमेंटम अगर समझ में आ जाए तो, क्योंकि वॉल्यूम देख रहे हैं सर, लगातार 4-5 कैंडल बना चुका है, अभी भी नेक्स्ट दिन अगर वार सिचुएशन ऐसे ही बना रहेगा गोल्ड में और बना रहेगा। तो ये मैं रीजंस बता रहा हूँ आपको, मैंने जब हम सोचेंगे कि क्यों लेना है तो क्यों के पीछे आपको सवाल करना है। एक मेन रीजन इंटरनेशनल मार्केट है वार सिचुएशन, सेकंड है इंडिया में फेस्टिव। इंडिया में फेस्टिव सीजन में एक ऐसा होता है सर कि मैक्सिमम लोग खरीदते हैं चीजें, ठीक है, तो उस टाइम पे थोड़ा डिमांड सप्लाई गैप क्रिएट होता है, तो फेस्टिव मैटर्स एक है, वो भी उस टाइम पे थोड़ा दाम बढ़ता है, क्योंकि ये डिमांड का टाइम है। अब डिमांड टाइम पे थोड़ा सप्लाई क्राइसिस अगर होगा तो दाम तो और थोड़ा बढ़ेगा। बाकी इसका गोल्ड का जो मेन रैली था जो बेसिकली 68,000 से स्टार्ट हुआ था, इसको अगर मैं मंथली बेसिस में लगाऊं आप समझ जाओगे कि मंथली चार्ट पैटर्न में ये एक्चुअल में इसका मेन थिंग चालू हुआ था 69 जुलाई में, उस टाइम से ही एक्चुअली ये साउथ इनका वार सिचुएशन चालू हुआ था, ठीक है। तो ये सिचुएशंस में ही इनका माने गोल्ड का मेन मोमेंटम चालू, उस टाइम पे जो लोग गोल्ड में खेल खेल लिया है वो आज देख सकते हो 68,000 से ऑलरेडी 78,000 में ये चल रहा है, 10,000 पर 10 ग्राम का दाम बढ़ा है, 10,000 रुपीज पर 10 ग्राम, ये सब 10 ग्राम सोना का दाम, ठीक है। अब आपको एक चीज और बताते हैं, ये तो गोल्ड का अपडेट हो गया, चलो एक अनदर पॉइंट मैं बोल देता हूँ क्योंकि ये सब अपडेट है, आप लोगों को नहीं तो बोलेगा सर हम लोगों को सिर्फ आप पढ़ा रहे हो और कोई अपडेट नहीं दे रहा। ये सब बताने में मेरा सिलेबस खत्म होने में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर मैं ये ना बताऊं तो आप लोगों को प्रैक्टिकल आइडिया नहीं आएगा। डेली अपडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट सिचुएशंस। मार्केट का एक बहुत फेवरेट चीज बन गया है, ये भी लास्ट क्लास से जुड़ा हुआ है सर। मैं लास्ट दिन आप लोगों को सिल्वर के बारे में बोला था, ठीक है, बोला था कि नहीं बोला था, बोलो कि मैं ये भी बोला था कि सिल्वर में अभी भी जान देख लो, लास्ट दिन मैंने 19 तारीख है ना क्लास सुनो, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि गोल्ड थोड़ा अपसाइड में है बट सिल्वर नहीं, सिल्वर में अभी भी दम है। और देख लो आप 18 तारीख 19 तारीख के बाद से, ठीक है, लुक एट दी, ये मैं इसके बाद ये देखो, ठीक है, 18 तारीख 19 तारीख तो मैं शायद क्लास करवाया था,
मैं बोला था कि अभी भी जाना है, गैप अप ओपन दिया, गैप अप ओपन फ्रॉम 95,000 टू 99,996। उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ये तो प्रॉफिट बुकिंग है। उसके बाद देखो फिर से 98 तक गया था, वापस नीचे आया, वापस 97, अभी लास्ट चल रहा है 97,000। सर क्या लगता है सर, अपसाइड इज देयर, अगर थोड़ा सा नीचे मिले, अगर हल्का करेक्शन में अगर ऐसा कुछ आ जाता है 95 96, चांसेस वेरी लो, अगर आ जाए सपोर्ट में बना हुआ है सर, 96 सपोर्ट है इसका, सपोर्ट है इसका। अगर किसी कारण से नेगेटिव छाता है तो 96 सपोर्ट है, बाय करने का जोन है। इसका अपसाइड बताऊं आपको मैं, अपकमिंग 1-2 मंथ्स में 1,20,000 टारगेट है, ऑलमोस्ट जा सकता है। यानी ये हाईली बुलिश होके अगर 1,20,000 तक ना भी पहुंचता है, कम से कम 1,10,000 के आसपास तो पहुंच ही जाए, इफ एवरीथिंग डिमांड साइड को सपोर्ट करे तो। सर आप क्वेश्चन है सर सिल्वर को कौन ट्रिगर कर रहा है, ऐसे तो मैं सिल्वर अभी तक पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी रीजन बता दे रहा हूं ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ। सर चाइना मार्केट ओपन हो चुका है, माने चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब ओपन हो चुका है। वर्ल्ड वाइड सिल्वर का एक अलग ही पहचान बन रहा है सर, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, इतना आप समझ लो। क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ना, सेमीकंडक्टर जानते हो, सेमीकंडक्टर बेसिकली चीप इंडस्ट्री, जो बेसिकली लग्जरी कार में बहुत यूज होता है, या फिर किसी भी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगता है, ठीक है, इसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जिसका 2 यूनिट इंडिया में बनेगा, फैक्ट्री बनेगा इंडिया में, जो अमेरिका में जाके मोदी जी ने बोला ना, एक उसमें से कोलकाता में बनने वाला है और एक शायद किसी और जगह को मिला, 2 है टोटल, बड़ा यूनिट बनेगा, एक कोलकाता को दिया है। सेमीकंडक्टर का डिमांड ग्लोबली बहुत बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा सेमीकंडक्टर डिमांड बढ़ रहा है, इसके कारण सिल्वर का यूज उसमें बहुत है। ऐसे तो सिल्वर का एक सेम नेचर है, जिस कारण से लोग गोल्ड खरीदते थे, सेम रीजंस में लोग सिल्वर भी खरीदते थे, मैंने बेसिकली फॉर ज्वेलरी पर्पस एंड आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि फैशन पर्पस एटसेट्रा, मैंने, या फिर सेफ हेवन, जैसे गोल्ड को भी लोग सेफ हेवन मानते हैं, सिल्वर को भी लोग सेफ हेवन मानते हैं, ये पुराना कल्चर। लेकिन सिल्वर का एक न्यू जगह बन गया है। अच्छा, ये सिल्वर का जो प्राइस है ये 1 kg का दाम है, हाँ, गोल्ड का जो दाम है वो 10 ग्राम का दाम, ये आप लोगों को सिंपल भाषा में समझा दूं, ये 1 kg सिल्वर का प्राइस। तो 1 kg सिल्वर का प्राइस अगर आपको मैं थोड़ा पीछे जाके दिखाऊं, ठीक उसी टाइम से, जिस टाइम से गोल्ड का दाम बढ़ना स्टार्ट किया, इसको मैं मंथली चार्ट में एक बार कन्वर्ट करता हूं, कहाँ था, जून जुलाई के आसपास, अगर अप्रैल से देखो 24 के, मार्च अप्रैल के आसपास के टाइम पे 78,000 अप्रोक्स, 78,000 का चीज अभी 97,000 में रन कर रहा है। इसी साल हुआ है, कितने महीने में, हार्डली 6-7 मंथ्स, कितना ज्यादा प्राइस बढ़ा है, 78,000 से 97 बने, अप्रोक्स 20,000। आपको मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखा दूंगा कि क्या है इसका हिसाब, उसमें मत पड़ो भी, प्रॉफिट कैलकुलेशंस तो आप लोग भी खुद भी कर सकते हो, लेकिन पॉइंट इज दैट क्यों, और ये बात आज नहीं बोल रहे हैं, पहले भी बोला था, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पहले भी नहीं बोला था तो कम से कम रिसेंट में भी तो बोला था। लास्ट वीक जब मैं आप लोगों को ये चीज बोल रहा था, उस टाइम पे भी इसका दाम कहाँ था, 95 था क्या, हाँ 95 चल रहा था, 95 से 99, 4,000 पॉइंट में लास्ट एक हफ्ता में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो मेनली सिल्वर का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल आइटम, सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट ग्लोबली, बिकॉज इसका डिमांड बहुत रिसेंटली इंक्रीज हो गया है। आप लोगों को खबर है कि नहीं, आई डोंट नो, 2023 में टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस गिर गया था 22 में, आई थिंक, कि टाटा मोटर्स के पास जो लग्जरी कार है उसका सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहा था, जिसके कारण टाटा मोटर का गाड़ी का सेल गिर गया था, स्पेशली लैंड रोवर एंड जैगुआर जैसा कार। और उस टाइम पे सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, टाटा मोटर्स तो इंडियन पर्सपेक्टिव से ग्लोबली जितने भी लग्जरी कार है उस हर गाड़ी में
सेमीकंडक्टर होता है, ये नॉर्मल हम लोगों की गाड़ी में नहीं होता है, जो लग्जरी चीजें होते हैं उसमें। और ये बनाने वाला जो टेक्नोलॉजी है, फिनलैंड का कोई एक टेक्नोलॉजिकल एक फार्म है, उसके पास इसका टेक्नोलॉजी है, ये सेमीकंडक्टर। जर्मनी के पास नहीं सर, मेनली बनाने का जो मेन जो क्या बोलते हैं उसको कॉपीराइट है, वो एक फिनलैंड वाला कोई एक कंपनी है, उसके पास है। और इसको बनाते हैं सबसे ज्यादा आपका ताइवान, TSMC ठीक है, इसको बनाते हैं ताइवान, लेकिन इसका टेक्नोलॉजी है यूरोप में, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली फिनलैंड, थोड़ा गो थ्रू आप लोग गूगल कर लेना, ठीक है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है कभी कभी। अब ताइवान का एक सब्स्टिट्यूट बनना चाहता है इंडिया, ताइवान के साथ टाई अप करके, यानी ताइवान इंडिया को अपना सेकेंड हब बनाना चाहता है, क्योंकि ताइवान के पास इतना काम का प्रेशर है, डिमांड बहुत ज्यादा है। इतना काम का प्रेशर है, और चाइना के साथ उनका बनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि चाइना भी अपना काम कर रहा है, इसलिए ताइवान इंडिया के साथ मार्च करके इंडिया को वो चीज दे रहा है, और इंडिया ये चाहता है, क्योंकि इंडिया का लेबर फोर्स जो है वो इसके लिए बहुत सही है, अरे रिसोर्स भी चाहिए इंडिया में मौजूद और इंडिया के बहुत नीड है जॉब। खेल समझ लो सर, रिक्वायरमेंट भी अवेलेबल। खेल समझ लो आप, जिसके पीछे मोदी जी भी पड़ा हुआ है कि हमें ताइवान से ये हेल्प चाहिए, और ताइवान हमें ये सब चीजें, ताइवान में बोला जाता है। हाँ ताइवान हाँ बोला है, ठीक है। और इसमें इंडिया दो चीज मैंने अपना हाथ होएगा इसमें, एक अगर सेमीकंडक्टर यूनिट इंडिया में बनता है तो इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भी इंडिया को समझ में आ जाएगा, इंडिया का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ये हर चीज में इंडिया इसको मदद कर सकता है, और उसके साथ साथ इंडिया भी अपने कंट्री से एक्सपोर्ट को इम्प्रूव कर सकता है। और तेल से हमारा जो सब मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डिफरेंस होते हैं, इसको हम लोग काफी हद तक कम कर सकते हैं। मैंने बेसिकली इंडिया इज अ इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री कंपेयर टू एक्सपोर्ट, कम से कम 100-150 बिलियन का हम लोग का डेफिसिट बैलेंस हो जाएगा। जो पैसा 100-150 बिलियन का जो डेफिसिट होता है, वो डेफिसिट हम लोगों का थोड़ा कम हो जाएगा, और ये देश का जो पैसा है वो देश में ही रह जाएगा, तो फालतू का खर्चा कम हो जाएगा। देखने का वाला बात है कि ये कब होगा सर, मेरा हाई एक इंस्टिंक्ट बोल रहा है 2025 इंडिया के लिए एक बहुत चेंजिंग सिचुएशंस लाने वाला है। 2025 का अक्टूबर आते आते आपको ये चीज फील हो जाएगा। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিন্তু জায়গা ছেড়েছে, এবার সরকার বলছে আমি কোথায় দেখবো, नहीं नॉर्थ ईस्ट नहीं जा पाएगा, কলকাতাতেই वेस्ट बंगाल को इग्नोर सेंट्रल गवर्नमेंट करना नहीं चाहते, बट वेस्ट बंगाल का कुछ पॉलिटिकल परिस्थिति ऐसा है जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट बाध्य करते हैं हमें प्रॉब्लम में डालने के लिए, क्योंकि हमारा सरकारी जो लोग हैं ये लोग थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है। तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी को अपना स्पेस दे दो, ठीक है, और देखो क्या होता है। लेकिन वेस्ट बंगाल को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पॉपुलेशन में ही हाई नहीं है, इसके पास हाई स्किल्ड पॉपुलेशन। ये बात है। আর জিও পলিটিক্যাল দিক থেকেও স্যার আমাদের পশ্চিমবঙ্গ जगह और ट्रेड भी दिल्ली से होगा। देखो उड़ीसा में भी बीजेपी है, ये उड़ीसा से है, आप माइंड मत करना सर, ठीक है, मैं थोड़ा ओपनली बात करता हूँ। मैं उड़ीसा को छोटा नहीं कर सकता, उड़ीसा का हिस्ट्री बहुत रिच है, बट लास्ट 100-150 सालों में बंगाली कम्युनिटी जिस तरह का डेवलप हुआ था, जो बाद में कम्युनिस्ट के टाइम पे और इंडिया के पार्टीशन के बाद जिस तरह का डाउनफॉल वेस्ट बंगाल ने देखा है, यहाँ से एक रिट्रेस बैक वेस्ट बंगाल को मिलना चाहिए। हाँ वैसे हाँ करेक्शन ठीक है, हो गया है। क्योंकि करेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, एटलीस्ट फ्रॉम 1960 से लेके 19 मैंने अभी तक करेक्शन फेज में ही हम लोग चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा करेक्शन फेज है। तो एक रिट्रेस बैक मोमेंटम मुझे वेस्ट बंगाल में दिख रहा है। ओडिशा में बीजेपी आया है, बट ओडिशा में कुछ प्रॉब्लम है, जो टेक्निकल इश्यूज है। वेस्ट बंगाल के पास जो मॉडर्न एजुकेशन था लास्ट 100-150 सालों में वो अच्छा खासा है, यहाँ पर मैन पावर ज्यादा है, इसका जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत अच्छा है कंपेयर टू ओडिशा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओडिशा डेवलप करेगा, पहले करेगा। डेवलप ऑलरेडी করে গেছে, ओडिशा नहीं डेवलप ऑलरेडी नहीं किया, अभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। जैसे वो ओडिशा से वो मेरा बात कनेक्ट कर सकता है, डेवलप वो तुम जब
देखते हो ना, हमारे इधर कुछ नहीं हो रहा है। डेवलप नहीं है उड़ीसा का जो ये था, अभी तो बीजेपी आया हुआ है। पहले जो था नवीन पटनायक, बहुत कुछ उड़ीसा बहुत डाउन था, बहुत डाउन था। उसके लिए अगर उड़ीसा को कोई पहचानता है तो नवीन पटनायक के लिए पहचानता है। मतलब एक जगह था उसमें वो लोग इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं देखा था, डॉक्टर क्या है इन लोगों को पता नहीं बहुत था। प्रॉब्लम है बहुत उड़ीसा में। problem तुम था। जो देख रहे हो वो बस हमारी भुवनेश्वर, बस्ती इसमें था। तुम लोग जो भी देख रहे हो ना वो सिर्फ भुवनेश्वर और रूरकेला हाँ, बस। भुवनेश्वर आउट से ना इधर से हम लोग जाते पुरी तक, जब पूरी तो देखो भाई उसका अपना एक, बालेश्वर भद्रक ठीक है, कटक तक ये इसी बाकी चार पांच चार पांच जगह, बट उड़ीसा बहुत बड़ा है। वेस्ट बंगाल से साइज में बहुत बड़ा है। ये चार पांच আপনার উদাহরণ কেউ উদাহরণ শর্টের বুঝতে দিয়ে যায় তারা বুঝতে দিয়ে চলে যাবে ठीक है, तो ओडिशा एक रीजन बनेगा। मैंने गवर्नमेंट बीजेपी चाहेगा कि ओडिशा को कर दे, बंगाल को साइड कर दे, चाहेगा दिल से, क्योंकि वोट दिया है भाई ओडिशा वाले, ठीक है। लेकिन बंगाल को इग्नोर करना मुश्किल है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन पे बंगाल आगे है। खराब किया है कम्युनिस्ट वाले और ममता दीदी, কিন্তু তাও ठीक है। लेकिन पुराना जो एक चल रहा है ना मॉडर्न एजुकेशन का, जो अभी भी जो है, ठीक है, वो अभी भी बना हुआ है। तो अभी भी ये लिटरेस बैग अगर मिल जाए तो बंगाल में अभी भी दम है, बस सही लीडरशिप दे देना चाहिए, हाँ, ठीक है, जो नहीं दे पा रहे हम लोग। 50 साल हो गया, 35 years टू द कम्युनिस्ट एंड ऑलमोस्ट 15 years टू ममता दीदी, 50 years ऑलमोस्ट हो गया। और क्या चाहिए पता नहीं भाई, माथा खराब है किसका, जो भी हो, चलो बंगाल छोड़ो। कहने का मतलब है कहने का मतलब है अभी बंगाल को छोड़ो, करेंटली बंगाल को छोड़ो। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सिल्वर का ये जो मोमेंटम के पीछे रीजंस क्या क्या काम किया। सबसे बड़ा रीजन है इंडस्ट्रियल यूज ऑफ सिल्वर, जो इतना दिन से डिस्कवर प्रॉपरली नहीं हुआ था। इसमें चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजिकल मैटर में अभी वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाला कंट्री है। तो आप चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। और इसीलिए सिल्वर में ये जो धीरे धीरे आप देख रहे हो ना, 20,000 का ऑलरेडी 24 में ही देख गया आपको, ठीक है। ये रीजन है, अभी भी अपसाइड है, थोड़ा बहुत करेक्शन मिले आपको मिलेगा। और स्टॉक मार्केट जितना करेक्ट होगा, गोल्ड सिल्वर में आपको मौका देखेगा। गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल जितना स्टॉक मार्केट गिरेगा उतना पैसा इधर आएगा। ये भी एक रीजन काम करता है। बहुत सारा चीजें हैं जो कोरिलेटेड है। बोलते बोलते थक जाऊंगा, देखो ना 1-1.5 घंटा से बोल रहा हूँ, खत्म ही नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मुझे मेन जो कॉन्सेप्ट है जिसको मैं एक्चुअली सिलेबस वाइज में बात ही नहीं कर पाया अभी तक, कितना बोलूं और कितना छोड़ू खुद ही समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मैं स्टार्ट तो करूं। सिलेबस वाइज भी तो कुछ बातें हैं, फंडामेंटली आपको स्ट्रांग होना है। रोज देखो मैं आपको कुछ बातें कर रहा हूँ, कुछ खबर सुना रहा हूँ, जरूरी है, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत स्ट्रांग करेगा। बट मेन स्ट्रेंथ पाने के लिए आपको थोड़ा पढ़ाई भी करना है। लास्ट दिन मैं गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोल दिया था, ठीक है। अच्छा, ये गोल्ड के बारे में अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लंदन फिक्स, ठीक है। क्या है लंदन फिक्स? सर एक्चुअली इंटरनेशनली ये गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले डिसाइड करते हैं लंदन एक्सचेंज वगैरह। ये एक्चुअली थोड़ा हिस्टोरिकल मैटर है। हिस्टोरिकल मैटर इन द सेंस कि ये जब से यूरोपियन वर्ल्ड डेवलप हुआ है तो लंदन उसका वन ऑफ द प्रीमियर बना है। मैंने एक्चुअली लास्ट में, लंदन पहले नहीं था, मैंने इंग्लैंड का डेवलपमेंट यूरोप में सबसे लास्ट में हुआ है, अच्छा, ठीक है। सबसे पहले यूरोप का डेवलपमेंट का मेनली अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री में अगर आप झांकोगे, इताली, रोम, ग्रीस, ये यूरोप में पहले डेवलप किया। उसके बाद फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, इन लोगों का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उसके साइड में और भी कंट्रीज है लाइक स्विट्जरलैंड, फिनलैंड एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, पोलैंड वगैरह। लेकिन बिजनेस करने का जो कॉन्सेप्ट है वो पोर्तुगीज बहुत पॉपुलर थे, फ्रेंच वाले लोग बहुत पॉपुलर थे। अमेरिका का तो आधा लोग फ्रांस का ही है, आधा के उससे भी ज्यादा। अमेरिका का आधा से ज्यादा लोग फ्रांस का है। फ्रांस का है। और साउथ अमेरिका में माने ब्राजील वगैरह में आधे से ज्यादा लोग पुर्तुगीज है, पुर्तगाल। अगर आप ब्राजील जाओगे तो वहां पर पुर्तुगीज बोला जाता है, और अगर आप अमेरिका में जाओगे वहां पर इंग्लिश से ज्यादा लोग फ्रेंच बोलते हैं, स्पेनिश या फ्रेंच बोलते স্যার আমাদের এগুলো পর্তুগিজ ওয়াদি हैं। बट हमारे यहाँ पर मैंने एक्चुअली जब ये लोग देखा कि भी गोवा से है। बाकी कौन, ये तो होटल के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, हमें जिंदगी कर वही मिल रहा है।
गुआम तो पहले उसका बाद मतलब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया से। हाँ, एक्चुअली पोर्तुगीज लोग को पोर्टुगल तो पोर्तुगल ऑक्यूपेशन में था वो। तो ब्रिटिश लोग जब चला गया तो इंडिया बोले भाई पोर्तु ये बाकी जो छोटा मोटा है इनका क्या, इनको भी हटाओ। ठीक है, तो फिर पहले इनके साथ और वार नहीं लड़ना था। ठीक है, इनको चुपचाप बोला कि आप लोग जाओ। तो उनमें से कुछ लोग जो बोला नहीं हमारा तो जिंदगी बीत गया भारत में, हम और नहीं जाएंगे, तो इन लोगों को इंडिया का सिटीजनशिप देके उनको रख दिया गया। ठीक है, गुआम वालों को अभी भी क्यूबेक जाने के लिए पोर्टुगल पासपोर्ट चाहिए। তারপর তো ওইটা আমাদের পার্সি 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 আমাদের দেখেন না उनके तो এই অত না पारसी पारसी ईरानी होते हैं, ইরান হ্যাঁ लेकिन पारसी और ईरानी में एक फर्क होता है। पारसी जो होते हैं वो बहुत पुराने लोगों को पारसी कहा जाता है, उसमें धर्म चेंज हो गया, कल्चर चेंज हो गया। पारसी का कल्चर अलग है और ईरानी का कल्चर अलग है, क्योंकि उसमें बाद में इस्लाम इन्वेजन हुआ है। इस्लाम इन्वेजन होने के बाद सिया सुन्नी का कॉन्सेप्ट फैला है। पर जो ओरिजिनल पारसी होते हैं, जैसे कि रतन टाटा लोग पारसी हैं, ठीक है, पारसी लोगों का कल्चर, और लेकिन दे आर फ्रॉम ईरान। ठीक है, तो इसलिए कल्चरल डिफरेंसेस मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे बांग्लादेश के अधिकतर लोग मुस्लिम हैं, बट बांग्लादेश का रूट क्या है, हिंदू है। लेकिन अभी जो लोग बांग्लादेशी को देखेगा उनको लगेगा कि भाई ये लोग तो मुस्लिम है, लेकिन अगर उनका खून देखो, उनका जड़ देखो, तो तुमको हिंदू ही दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी का बांग्लादेश कल्चरली चेंज हो गया है। तो ऐसा ही आज का ईरान कल्चरली चेंज हो गया है, लेकिन उसका हिस्ट्री जो है वो जड़ अलग है, एथनिकली पारसी है। तो ये रतन टाटा लोग पारसी हैं, बट दे आर आल्सो फ्रॉम ईरान। तो ईरानी और पारसी में ये फर्क है, ठीक जैसे आज के बांग्लादेश के लोगों का जो फर्क हो गया। हाँ वैसे सर पारसी तो शुरू से ही इंडिया में मौजूद रहता है। जैसे शुरू से मैंने नहीं, एक्चुअली उसका अलग कहानी है, तुम लोग मेरे को हिस्ट्री में मत लेके जाओ यार। ठीक है, हिस्ट्री बोलते बोलते थक जाऊंगा मैं, छोड़ो। ठीक है, अच्छा, तो गोल्ड का एक्चुअली एक्चुअली ये सब बात करते करते ना हिस्ट्री थोड़ा आएगा, आप लोगों का भी दोष नहीं है, मैं तो चाह नहीं रहा हूँ, ऑटोमेटिक आ रहे हैं। ठीक है, गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट आर अवेलेबल ऑन एमसीएक्स, ऑन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जो गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है ये लंदन फिक्स होते हैं। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि गोल्ड में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं होता है। गोल्ड इन द स्पॉट मार्केट अराइव्ड इन इंटरनेशनली एंड इन इंडिया। ये जो स्पॉट मार्केट में गोल्ड का ट्रेड होता है ये इंटरनेशनली इंडिया में भी आया है और ग्लोबल में भी आया है। हाउएवर द मेथड टू फिक्स गोल्ड प्राइस इज मियरली सिंबॉलिक। माने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों ने अभी देखा कि 10 ग्राम सोना का दाम फ्यूचर मार्केट में 78,000 समथिंग हो गया। कितना देखा हम लोगों ने, 78,577 हो गया। मैं लास्ट वीक बोला था कि अभी भी दाम बना हुआ है, तब 77,700 था। मैंने 77,700 से 78,500, मैंने ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट का मूव दे चुका है ना। दिया है कि नहीं दिया? इसमें भी अच्छा खासा ऑप्शंस में भी इनकम था और फ्यूचर में भी इनकम था। ठीक है, जो कर रहे हो या जो समझ रहे हो अच्छा बात है। लेकिन मेरा कहानी क्या है कि अब यहाँ पर पॉइंट है कि सर ये जो प्राइस है, ये प्राइस कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड होता है, एकदम बेस लेवल में बात करो। ऑब्वियसली ये तो अभी मार्केट डिसाइड हो रहा है, लेकिन शुरू में कुछ तो दाम उसका होना चाहिए था। तो शुरुआत ही कैसे हुई? अगर शुरू में सोना का दाम 100 रुपया था तो 100 ही कहाँ से आया? अगर शुरू में सोना का दाम 10 टका था तो 10 ही कहाँ से आया? Who decided the price of gold and how it's decided? Big question. किसी भी चीज के जड़ तक जाओगे तो उस चीज का ऊपर भी समझना है। एक पेड़ का जड़ में जाओगे तो पेड़ कितना बड़ा है, क्यों ऊंचा है, क्यों नीचा है, सब समझना है। वैसे ही आज अगर गोल्ड एक पेड़ है तो उस गोल्ड के पेड़ में इतना गोल्ड बन रहा है तो उसका जड़ क्या है? तो ये जो प्राइस है ना ये सिंबॉलिकली बना है एंड वेरी लिटिल रेलेवेंस फॉर ट्रेडिंग गोल्ड फ्यूचर्स। इसका जो सिंबॉलिक प्राइस कॉन्सेप्ट है इसके साथ गोल्ड ट्रेडिंग का बहुत ही हल्का फल्का रेलेवेंस है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में इसलिए जानना चाहिए क्योंकि एटलीस्ट हमें किसी एसेट के बारे में एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। जैसे इंटरनेशनली द प्राइस ऑफ गोल्ड इज फिक्स्ड इन लंदन डेली ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार, इन 2 डिफरेंट सेशंस। एक मॉर्निंग सेशंस होते हैं 10:30 पे, एज रेफर टू एज एम फिक्स, क्योंकि सुबह होता है, और एक होता है 3 बजे के बाद, इसलिए उसको बोलते हैं पीएम फिक्स। ठीक है, एम फिक्स एंड पीएम फिक्स। उसका मतलब एम फिक्स मतलब एम में एम में हुआ इसलिए दाम एम में फिक्स हुआ इसलिए एम फिक्स बोलते हैं। पीएम मैंने 3 बजे दोपहर को हुआ तो पीएम हो गया ना, अच्छा तो पीएम फिक्स।
The prices are fixed by the gold dealers from London's biggest bullion desk. गोल्ड का जो बिस्किट्स बनता है, जो बार होता है, उसे बुलियन कहते हैं। ठीक है, गोल्ड का जो बिस्किट्स का बार होता है उसे बुलियन कहते हैं। अगर आप एमसीएक्स के वेबसाइट में जाते हो, यहाँ पर अगर आप गोल्ड पे क्लिक करते हो, ऐसे दिखता है ना, ये जो दिस इज नोन एज, ये तो क्या लिखा है, एमसीएक्स इंडियाज नंबर 1 एक्सचेंज टू ट्रेड बुलियन फ्यूचर्स। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज ना मैं बोलना भूल एक चीज बोलना भूल गया। अगर आप लोग को कमोडिटी में पैसा लगाने में किसी को अगर थोड़ा पैसा का कमती या ऐसा लग रहा है कि हम नहीं लगा पा रहे हैं या फिर ज्यादा लग रहा है, आप लोगों को मैं एक सिंपल ऑप्शन दे, सिल्वर के ऊपर एंड गोल्ड के ऊपर ईटीएफ उपलब्ध। डिफरेंट एसेट मनी म्यूचुअल फंड कंपनीज सिल्वर के ऊपर बेस करके फंड बनाता है। सिल्वर ग्रोथ करेगा, इनका फंड में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, जैसे ये देखो, यूटीआई का है, मीरे का है, आईसीआईसीआई का है, कोई भी आप एक चेक कर सकते हो कि लास्ट कुछ सालों में कितना ग्रोथ दिया है। ये देखो, इसको खरीदने का दाम ज्यादा नहीं होता, कम होता है, प्राइस भी कम लगता है। ये देखो सर, लास्ट 10 तारीख से लेके 24 तारीख तक कितना चल रहा था, 89 से 100 तक चला गया, मैंने 10%। ठीक है, 10 दिन में। इसके लिए मिनिमम ये कौन सा खोला मैंने, आईसीआईसीआई का क्या, मेरा एक सिल्वर। अच्छा ठीक है, मोटा मोटी आपका पर जो भी प्राइस है, मैंने नॉर्मल जो प्राइस है वही लगेगा 96। अगर आप 90 में इन्वेस्ट करोगे तो वो 100 होगा, तो 10% बढ़ेगा। ठीक है, अब 100 आप 1000 डालोगे तो 1000 में जितना है। ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ट्रेडिंग ही तो है, शेयर की तरह खरीद के रख लो, स्पॉट मार्केट खरीद के रख लो, इन्वेस्टमेंट जब मर्जी बेचो। समझे, सिंपल है। अगर सिल्वर में समझ नहीं आ रहा है अभी, तो सिल्वर के ऊपर बेस करके ईटीएम में डाल, थोड़ा मार्केट रिसर्च कर लो, कौन सा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो म्यूचुअल फंड कंपनीज बनाते हैं और बना के वो पैसा सिल्वर पे या गोल्ड पे लगाते हैं। गोल्ड पे लगाएगा तो गोल्ड ईटीएफ कहलाएगा, सिल्वर पे लगाएगा तो सिल्वर ईटीएफ कहलाएगा। सिंपल। एसेट्स पे पैसा लगाते हैं। देखो, जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमें पता है कि क्यों बढ़ेगा, तो मैं थोड़ी ना म्यूचुअल फंड में पैसा डालू। हाँ, ये सब पॉपुलर नाम है। लास्ट 1 साल में सिल्वर में पैसा लगा के कितना रिटर्न कमा के दिया है ये देखो, और कितना फंड ये मैनेज कर रहा है वो भी देख लो। हाँ, अभी भी दम है। 34%। ये सिल्वर है, ये म्यूचुअल फंड है एक तरह का, लेकिन आपका पैसा सिल्वर में लगेगा। अगर आप डायरेक्टली स्टार्टिंग में अगर आप थोड़ा डर रहे हो तो ऐसा वाला चीज में लगाओ। इसमें आपका फ्यूचर का भी एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑप्शंस का कोई टाइम डिके का मैटर नहीं है, प्रीमियम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सिल्वर का दाम बढ़ेगा ये समझ में आ रहा है, गोल्ड का दाम बढ़ेगा ये समझ में आ रहा है, तो ऐसे ऑप्शंस यूज करो। ठीक है, और ओपन मार्केट में मिलता है। हाँ, अरे बाबा, ये टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स ही है, म्यूचुअल फंड कंपनी से म्यूचुअल फंड कंपनीज ही इसे बनाते हैं। दिखा तो दिया आपको, अब आप थोड़ा सर्च कर लो, जो भी आपको ठीक लगे आपका। बड़े बड़े सभी कंपनी बड़े हैं, कोई छोटा नहीं। सिल्वर का दाम बढ़ा है, सभी का बढ़ा है। गोल्ड का दाम बढ़ा है, सभी का बढ़ा है। ठीक है, आपने डायरेक्ट लगाया तो डायरेक्टली बढ़ेगा। डायरेक्ट लगाने से आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर शुरू में आप ऐसा कर सकते हैं, इजी ऑप्शन है, हर तरह का तोड़ है मेरे पास, आपको हर तोड़ दिखा दूंगा, बस आप सीखने का प्रयास करो। এটা সিলভার কিনে নিয়েছে নাকি? আরে এমনি ব্রোকিং প্ল্যাটফর্ম থেকে কিনে নেবে তো। তো এসআইপি করো। যা ইচ্ছা তাই করো, ঠিক আছে, বুঝে করবে, যখন লাইভ মার্কেট চলবে তখন বুঝে করবে।
এটা লাইভ মার্কেটে রিফ্লেক্ট করবে, কারণ কমোডিটি মার্কেটের উপর বেস করে চলে তো। হ্যাঁ আমি 100 টাকা দিয়ে কিনবো, এটাই কি আর বাড়িতে বসে বসে চেক করবে, আমি তো দেখিয়ে দিলাম। নিফটিটাই ভালো, নিফটি আমার খুব ভালো লাগে। प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय गोल्ड डीलर्स फ्रॉम लंदन बिगेस्ट बुलियन डेस्क। माने वो बिस्किट्स का बार का जो डेस्क बनता है कि वर्ल्ड वाइड कितना है, इनके पास कितना है। द होल प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड बाय नाथन मेयर रॉथशिल्ड एंड सन्स। ये कंपनी का नाम है, ये पूरा काम को करता है, और ये आज से नहीं, लंदन में ये बहुत पुराने समय से करे आ रहे हैं। शादी में ही करते हैं স্যার লন্ডন গিয়ে স্যার এটা করে যারা কি মানে খান আছে, মানে খান আছে যেটাকে বলে, এখানে তো কাজ শোনা তো लंदन की लेकिन भी 500 है। एक्चुअली लंदन वगैरह के पास बहुत है, और लास्ट कुछ 100-200 सालों में इंग्लैंड ये सब चीजों में काफी बड़ा बिजनेस हब बना था। अभी जैसे अमेरिका बना है तो बहुत सारा चीज अमेरिका डिसाइड करते हैं, कुछ चीजें अभी भी लंदन के पास अभी भी है, ठीक है, क्योंकि आज भी इनके पास बहुत पैसा है जो ये डिफरेंट कंट्री के ऊपर राज करके बनाया है, तो इसलिए इनका आज भी पार्टिसिपेशन है। अब आप इस चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट और देखो, देयर आर अबाउट 10-11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। अब ये दाम अकेला डिसाइड नहीं करता, इसमें बैंक इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, स्कॉटिया मैकोटा, ठीक है। ये रॉथशिल्ड तो जूइश है कि क्रिश्चियन? पता नहीं, फालतू के, ठीक है, रॉक मकोटा, ठीक है, Societe General, etc. Do note the general public and other banks are not permitted to participate in this process. Normal banks या कोई normal बंदा जो है इसमें participate नहीं करते। The dealers from these banks call dedicated conference line and designated time and submit their bids to buy and sell gold. ये जो बड़े बड़े बैंक है, ये लोग गोल्ड के पीछे पैसा में बीड करते हैं, ठीक है, जो उनके पास होते हैं, जो सरकारी प्रोसेस में उनके पास होते हैं। बीड बने बाई कर। From all the bids and offers an average price is arrived at. और बीट करने के बाद एक एवरेज दाम बनता है कि भाई मैक्सिमम दाम किस पे उठा है, एंड द सेम प्राइस इज रिलेटेड टू द मार्केट। वो एएम पे एज वेल एज पीएम पे वही दाम कि बीडिंग मैक्सिमम कितना तक गया है पर 10 ग्राम के हिसाब से, वही दाम उनके एएम पीएम फिक्स में पता चलता है, which then becomes the benchmark for gold trading, और उसी को बाद में बेंचमार्क मान लिया जाता है। बताइएगा, समझ में बताया क्या, अभी तो पढ़ाया बस। The whole process lasts for about 10-15 minutes. The process is again repeated in the PM sessions and the gold price are again discovered and related to the markets. ये जो नाथन मेयर जो था एंड सन्स, इनके पास गोल्ड का एक भरमार होता था कि हमारे पास इतना गोल्ड ट्रेजरी में है, अब फर्दर हमें परचेज करना है, तो फर्दर परचेज करता है तो इसमें कुछ बैंक्स वगैरह आ जाते हैं, तो बैंक को बोलते हैं कि आप लोग कितना गोल्ड अपने पास रखना चाहते हो, उसके लिए आप लोग बीड करो। कौन बोलता है? बैंकर्स, ऐसे बड़े बड़े बैंकर्स। अच्छा, बैंकर्स किसको बोलते हैं? सरकार के पास, ये जो नाथन मेयर के पास जो होल प्रोसेस है, अच्छा, हाँ, वो बीडर का काम करता है, ठीक है। द प्राइस आर फिक्स्ड बाय गोल्ड डीलर्स फ्रॉम द लंदन बिगेस्ट बुलियन डेस्क। ये लोग कौन है? गोल्ड का डीलर है। बात कुछ ऐसा है कि कभी सुबह सियालदा मार्केट में चले जाना, सियालदा में जब सब्जी डीलर सब्जी लाते हैं मार्केट में, तो पहले तो वो पूरा एक बस्ता करके सब्जी सब लाए ट्रक भर भर कर, अब उसके बाद कितना सब्जी वाला वहां पर गया है और कितना लोग सब्जी को खरीदना चाहता है, और जो सब्जी होलसेलर लोग सियालदा कोले मार्केट में लेके बैठा है, जो वो मेन मार्केट से लेके आया है, वहां से वो फार्मर से कितना दाम पे खरीद के लाया है, समझ रहे हैं? उसके ऊपर बेस करके अभी जो लोग नॉर्मल जो लोकल रिटेलर्स है, ये लोग अपना बोलेगा कि भाई, तो वो लोग अपना दाम देगा, फिर ये लोग भी बीट करेगा। पालना में दाम होता है, वहां पर एक एक पालना होता है, पाल्ला समझते हो? 25 किलो का पाल्ला होता है, 25-25 किलो का पाल्ला होता है, तो उस पाल्ला के दौर पे दौर बढ़ेगा, ए बोलो इतना बस बस्ता, वो पर बछाई मतलब ऐसे आइडेंटिफाई करने का जगह नहीं, पूरा बस्ता समेत उठा देगा, बोलो कितना, ठीक है, तो एक मोटा मोटी दाम डिसाइड हो जाता है। चलो आज हम लोग मार्केट में इसको 500 टका बस्ता या 600 टका बस्ता या 1000 टका बस्ता में छोड़ेंगे। अब वहां पर तुम बस्ता, वहां पर चेक करने का भी मौका नहीं मिलता, जो मिले मिले, थोड़ा क्वालिटी ऊपर से देख लो सैंपल टाइप में, ठीक है, और उसके बाद अपना दाम, क्योंकि हर वैरायटी का चीजें होते हैं। आलू का कितना वैरायटी होता है मार्केट में, अब तो, ठीक है, तो अब ऐसा करके जब सब्जी वाले लोग अपना दाम दिया, अब मानो कि ये लोग बोल सोच रहा था कि होलसेलर लोग कि आज भयंकर बेचेंगे, लेकिन यही लोग प्रॉपरली
गया नहीं, मार्केट अच्छा नहीं है, ठीक है, बारिश हो गया, सब्जी वाले लोग वहां पर पहुंचा नहीं है, तो वो भी पहले सोचा था दाम बढ़ाएगा लेकिन बढ़ा नहीं पाए। तो डेली बेसिस में इस तरह का बिडिंग प्रोसेस में डेली बेसिस का मार्केट प्राइस होता है, इसलिए तुम जब डेली सब्जी मार्केट में जाते हो डेली तुम चेंजेस भी देखते हो, कभी 40 टका केजी तो कभी 60 टका केजी तो कभी 80 टका केजी। फिर एक सब कुछ जब नॉर्मल चलता है एक स्टैंडर्ड रेट चलता है 60 टका केजी। अब सेम प्रोसेस को तुम मार्केट में समझो, गोल्ड मार्केट, गोल्ड एक जगह से माइनिंग करके लेके आ जा रहा है, फिर गवर्नमेंट या जो भी पर्टिकुलर सरकार है वो वहां पर बैठ के इतना गोल्ड है, फिर बैंकर्स लोग आ जाता है, बैंकर्स में किसका पैसा है, पब्लिक का ही पैसा है, सारा पैसा लेके तुम गोल्ड में कितना कितना रखना चाहते हो इन्वेस्टमेंट के रूप में, क्योंकि ये सब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, तो ये लोग गोल्ड पे पार्टिसिपेट करता है, फिर ये लोग बड़ा बड़ा पैसा डालते हैं कि ये बोलते हैं कि हमें इतना दाम देना है, हमें उतना दाम देना है, तो फिर ओवरऑल मार्केट में उसका एक प्राइस बढ़ता है। फिर डेली बेसिस में अगर मार्केट में डिमांड लो है तो दाम गिर जाता है, डिमांड हाई है तो दाम बढ़ जाता है। जैसे सब्जी का अप डाउन होता है गोल्ड का भी तो अप डाउन होता है, बट हाँ ओवरऑल बढ़ता है। अप डाउन होते होते अल्टीमेटली बढ़ने के साइड में ही होते हैं। एवरेज में गोल्ड का प्राइस 8 से 9% एप्रिसिएशन होता है एनुअली, कितना 8 से 9%, लेकिन लास्ट एक साल में गोल्ड ने जो एप्रिसिएशन दिखाया वो 30% से भी ज्यादा है, एक साल 30% ग्रोथ इन द प्राइस। इसका मतलब ज्यादा स्टोर कर रहा है। इसका मतलब ग्लोबल सिचुएशंस खराब है, ज्यादा स्टोर कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है। इवन इंडियन गवर्नमेंट भी किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली बहुत बड़ा अमाउंट का गोल्ड परचेज किया है, करीब 8,000 टन ऐसा कुछ। गोल्ड लोन में लगता क्योंकि सर फॉरेन एक्सचेंज में गोल्ड ना रख के पैसा डॉलर ना रख के गोल्ड रखेगा चाहिए। 858 टन इतना गोल्ड 2024 में आरबीआई ने परचेज किया है, 858 टन, ये देश का सोना है। तो टोटल है कि इस साल? इसी साल, ये सिर्फ इसी साल में किया है, टोटल डिटेल्स में मिल जाएगा आपको आरबीआई के वहां पर जाके। रखते कहाँ है सर, मतलब वो वॉल्ट होता है सर, सरकारी सब जगह होता है, Vault? चोरी करेगा हाँ सिक्योर वॉल्ट होते हैं उस पर रखते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट बहुत सालों में वन ऑफ द हाईएस्ट परचेज है, और ये सिर्फ इंडिया नहीं किया, वर्ल्ड के सभी बड़े बड़े बैंक, सभी बड़े बड़े आरबीआई जो वो दूसरे कंट्रीज का, उसने भी किया। तो इंटरनेशनली इतना ज्यादा गोल्ड, बड़े बड़े कंट्री जिसके पास पैसा है उसने परचेज किया ना, तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का दाम बूमिंग हो गया, इसलिए 30-40% का गोल्ड में प्राइस इंक्रीमेंट देखने को, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत कुछ हिसाब किताब होता है, समझा करो। 3 टन की एक टन पे ना लाइफ में एक टन, ওটাই 43 टन में दे सर एक टन लाइक क्या, 1000 की एक 1 किलो मिल जाए तो सर 1 किलो हो जाए तो तुम हिसाब लगाओ उसका, 1 केजी 10 ग्राम सोना का दाम है 78,000 टका आज के डेट में, 10 ग्राम इंटू 100 करो तो 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम माने 1 केजी ना, 1000 ग्राम में 1 केजी। हाँ। ठीक है, 78,000 इंटू 1000 करो, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 78 लाख 1 केजी सोना का दाम है, 78 करोड़ रुपया। 2 4 नहीं करोड़ नहीं 78 लाख, मतलब ये तो हो गया एक कितना, ये 1 केजी का, 100 केजी का दाम होगा वो तुम हिसाब लगा, 10,000 अब तुम जीरो बढ़ाते रहो ठीक है 780 करोड़, 1000 केजी एक करोड़ दाम। नहीं আমরা কি ठीक है, हिसाब लगाते बैठो तुम लोग बैठे बैठे, तुम एक टन को ना जाओ गिफ्ट देखो देखो, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे का इकोसिस्टम, ठीक है। तो डीलर फ्रॉम दिस बैंक्स कॉल डेडिकेटेड कॉन्फ्रेंस लाइन एट द डेजिग्नेटेड टाइम एंड सबमिट देयर बीड्स, और फिर सुबह के टाइम पे सुबह का बीट करते हैं, 3 बजे के टाइम पे 3 बजे का बीट करते हैं, और डेली बेसिस में दाम डिसाइड करते हैं। द प्रोसेस इज अगेन रिपीटेड इन द पीएम सेशन, एंड इस तरह से डेली बेसिस में दो बार ये लोग मार्केट में दाम डिसाइड करते हैं। सर ये लंदन फिक्स के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, सर इंडिया के पूरा वर्ल्ड का रिलेशन,
तो gold price that is fixed by the AM and PM session is very close to the actual price of gold that is traded in London and other international market also. ठीक जैसे लंदन वर्ल्ड के बीचों में से निकला है, ग्रीनिच मेन टाइम के ऊपर बेस करके हम लोग टाइम को भी तो डिसाइड करते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, लंदन ये बहुत दिनों से करे आ रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड डिसीजन लिया गया कि इस काम को लंदन के ऊपर ही रखा जाए। ठीक है, क्योंकि लंदन इंग्लैंड बहुत दिनों तक वर्ल्ड में लास्ट 100 150 200 200 250 साल में अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्चस्व किसी का था तो वो इंग्लैंड का ही था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सो इन ए सेंस द प्राइस दैट इज रिलेटेड होल्ड नो सरप्राइज टू ट्रेडर्स और बुलियन डीलर्स। तो इस तरह से डेली बेसिस में सोना का दाम डिसाइड होता है। ठीक जैसे रोज सुबह आपके सब्जी मार्केट में सब्जी का दाम डिसाइड होता है, टेक्निकली अलग नहीं है चीजें। आप बस गोल्ड बोल के हाइप क्रिएट कर सकते हो, बट टेक्निकली इसका मतलब अलग नहीं। किसी भी चीज का दाम ऐसे ही तय होता है। In fact, some participants even believe that, like many things in England, even this is conducted more to keep up with tradition. India too follows a somewhat similar practice, but less elaborate. Similar kind of चीजें इंडिया में भी इंडियन RBI डिसाइड करते हैं, इंडियन बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं, और डेली बेसिस में इंडियन मार्केट में भी सोना का दाम बड़ा कमा होता है। हर कंट्री का अपना है। बिगेस्ट कंज्यूमर, बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड, इंडिया भारत का सबसे बड़ा, सॉरी वर्ल्ड, इंडिया भारत का बोल रहा है, इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ गोल्ड है। माने गोल्ड को जिंदगी में कैसे अपनाया जाता है ये भारतीय से ज्यादा किसी को नहीं, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके में। सोना तो हम लोग हर छोटा छोटा चीज, आपके ओडिशा में तो गोल्ड का अलग ही एक रिवाज है। सीरियसली मैं देखा हूँ ओडिशा में ओडिशा में तो लोग मेला में भी सोना का दुकान लगाते हैं, आंध्रा में, ठीक है, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा, कोलकाता में भी था, बंगाली कल्चर में भी बहुत था, बट ये कम्युनिस्ट लोग आने के बाद हमारा ट्रेडिशनल कल्चर को थोड़ा सा बंगालिस्ट लोग ज्यादा वो कॉपर बर्तन में ज्यादा। नहीं सर, सोना का भी सेम प्रैक्टिस था, सोना का भी प्रैक्टिस, लेकिन नहीं, अभी जो कम हुआ है ये कम्युनिस्ट के कारण। कम्युनिस्ट मेंटेलिटी में ये सब चीजों को छोड़ने बोला गया है, इसलिए ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है लास्ट 50 सालों में काफी ज्यादा चेंज हुआ। ठीक है, ओडिशा वगैरह का जो एक चाहे ना, ये लोग ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा, चाहे सरकार कोई भी आए, बंगालीज अपना ट्रेडिशन को छोड़ा है। और जो बंदा अपना ट्रेडिशन को छोड़ेगा उसका डेवलपमेंट जो भी था वो डिटोरिएट ही होगा, ये लिख के रख लो आप। किसी को भी अपना ट्रेडिशनल रीजंस जो है, अगर उसके पीछे कोई लॉजिक है, ठीक है, अगर कोई अगर वो ह्यूमैनिटीज के कॉज में है, मानवता के कॉज में है, समाज की भलाई के कॉज में है, तो वो ट्रेडिशन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप बोलोगे सर सोना पहनने के साथ क्या ह्यूमैनिटीज है, क्या गुड क्वालिटी है? अरे बहुत हाई फाई क्वालिटी है सोना आपके। मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, गोल्ड इज गुड फॉर हेल्थ। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। एक्चुअली हमारे बॉडी में भी सोना है, तो और गोल्ड का बहुत अच्छा उपकार होता है क्योंकि वो बहुत प्योर मेटल में से एक माना जाता है। मैं अभी डॉक्टरी या वैद्य की तरह बात नहीं करूंगा, एस्ट्रोनॉमिकल मैटर में भी बात नहीं करूंगा। अगर मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में भी बात करूं कि अगर हमारे फैमिलीज में सोना खरीदने का औकात है, और अगर औकात नहीं है तो औकात बढ़ाओ, और सोना खरीद के रखने से आपका फ्यूचर ऑलवेज सिक्योर ही रहेगा। भले आप अपने बीबी को, अपने माँ को या अपने बहन को सोना परचेस करके देते हो, तो ये इनडायरेक्टली आपके फैमिली को टफ टाइम में बचा सकता है। और ये प्रैक्टिस हमारे सोसाइटी में आज से नहीं, बहुत प्राचीन कालों से थी। लेकिन ये वेस्ट बंगाल में ये सब कल्चर थोड़ा सा नहीं, काफी खराब हुआ है। ठीक है, सो कॉल्ड क्या ये लोग रशियन बनने गया सर, मार्क्सिस्ट बनने गया, कुछ लोग तो क्या चे गेवेरा बनने गया। ठीक है, मैंने अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पर बैंड का गान सुनोगे ना, एक्चुअली मैं भी सब सुन के बड़ा हुआ, लेकिन आज क्या है ना, भगवान ने एक दिमाग दिया है, अच्छा बुरा का डिफरेंस करना आ रहा है। ये बैंड के गाने में क्या है और ओरिजिनल जो ट्रेडिशनल गाने में क्या है। ठीक है, ठीक है, नाटक करते हैं। ठीक है, तो यस, हर चीज अच्छा है। मैं बहुत चीज सुन के, एक्चुअली मुझे सब चीज पता है, मैं भी जिस मेंटेलिटी पे बड़ा किया गया मैं उसी मेंटेलिटी पे बड़ा हुआ हूँ, लेकिन बाद में जब मेरे को समझने का रियलाइज हो रहा है तो मैं समझ पा रहा हूँ सर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया है, खेल खत्म हो गया है, ये समझ में आ रहा है।
ठीक है, चलो। तो पॉइंट इज दैट भारत गोल्ड का कंज्यूमर्स है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, येलो मेटल। एक बार तो ऐसा हुआ कांग्रेस जमाने में, 10-15 साल पुराना बात है, तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। चिदम्बरम। उन्होंने उस टाइम पे बोला था कि क्योंकि हमारे देश में सोना इतना अभी मिलता नहीं है, लेटेस्ट में सबसे ज्यादा सोना मिला है साउथ अफ्रीका में, पुराने जमाने में अफ्रीकन नेशंस में ही मैक्सिमम सोना मिलता था। भारत को अगर करेंटली में छोड़ दो, वो और प्राचीन काल का बात है। तो चिदम्बरम जी ने वकायदा रिपोर्ट में, मैंने एकदम क्या बोलते हैं उसको, मैंने रिपोर्टिंग करते हुए रिपोर्टर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि इंडियंस को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग सोना खरीदना बंद करो, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपको सोना का जो डिमांड है वो फुलफिल कर सके, क्योंकि सोना खरीदते खरीदते सरकार दिवालिया हो जा रहा है। ये चिदम्बरम जी ने बोला था ताकि इंडियंस ऐसा करें। मैंने हमें अपना ट्रेडिशन से भटकाया जा रहा है, देश चला नहीं पा रहे, मेंटेलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है। और आज का एक सरकार है जो लंदन में हमारा बहुत दिनों से सोना गिरवी रखा गया था, वो सोना को छुड़वा के लेके आए, उसका भी वैल्यू बहुत 1000 करोड़ में है। 40 कोई तो जयशंकर साहब हुए तो उसी के लिए तो बोल रहे थे तो 45 ट्रिलियन लूटे हैं। पहले का चीजें और आज की सोच में काफी फर्क आ रहा है, काफी फर्क आ रहा है। ये बात मैंने जमीन से जुड़े हुए लोग ही समझ सकते हैं। मैं इतना कॉम्प्लेक्स मैटर में नहीं जाऊंगा और मैं किसी का पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट में बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ फाइनेंशियल डेवलपमेंट का जो लॉन्ग टर्म सोच होता है उस पर बात करूंगा। हो सकता है कोई कम्युनिस्ट है, हो सकता है कोई बीजेपी है, हो सकता है कोई कांग्रेस है, बट मैं जो हो रहा है और जो जो हुआ है, मैं किसी को अच्छा भी नहीं बोलूंगा, बुरा भी नहीं बोलूंगा। बट मैं जस्ट आपको एक पॉइंट उठाया कि चिदम्बरम ने 2008 में, आई थिंक तब मनमोहन सिंह का ही सरकार था, उन्होंने बोला कि भारतीय आप लोग गोल्ड खरीदना बंद करो, क्योंकि गोल्ड खरीदते खरीदते सरकार का हवा टाइट हो जाता है। रिसेशन चल रहा था, वो पागल हो रहा था। ठीक है, समझ रहे हैं? लेकिन सर भारत कंज्यूम करना बंद नहीं किया। द गोल्ड इज इंपोर्टेड एंड बाय डेजिग्नेटेड बैंक एंड बैंक्स इन टर्न सप्लाई दिस गोल्ड टू बुलियन ट्रेडर्स। तो गोल्ड क्या होता है? गोल्ड इंपोर्ट करते हैं बैंक्स, जो सरकार डेजिग्नेट करते हैं, एंड द बैंक्स इन टर्न सप्लाई द गोल्ड टू बुलियन डीलर्स। फिर बैंक क्या करते हैं? इसको सप्लाई करते हैं जो लोग गोल्ड डीलर्स हैं उनको, आफ्टर एडिंग द नेसेसरी चार्जेस। तो ये बैंक का इनकम हो जाता है। बैंक क्या करेगा? इंटरनेशनल मार्केट से लेके आएगा सरकार के बिहाफ से, फिर डीलर को दे देगा चार्जेस लगा के, बैंक का इनकम हो गया। अब डीलर जिसको मार्केट में सर्कुलेट करे, इकोसिस्टम समझो। दिस डीलर्स मेनली बेस देयर कोट्स, माने कोट करता है on how much gold they would like to buy or sell at a given price. The rates are averaged out and this roughly sets the floor of the gold price in India. ठीक जैसे लंदन में फिक्स होते हैं, उसी तरह से इंडिया में भी गोल्ड का प्राइस फिक्स रहता है। इनफैक्ट देयर इज सम circularity here because dealers tend to look at the gold future price traded on MCX before placing their bids with Indian Bullion Association. MCX के गोल्ड फ्यूचर में पहले ऑर्डर प्लेस कर देते हैं ओरिजिनल बुलियन एसोसिएशन से करने से पहले। एनीवे दिस प्राइस इज रिलेटेड टू द डीलर्स एंड ज्वेलरी नेटवर्क एंड द प्राइस फॉर डे इज सेट। ये किसको चाहिए? जो डीलर्स है उनको चाहिए, और जो ज्वेलरी नेटवर्क में बिजनेस करते हैं उनको चाहिए। तो दे आर दी मेन पार्टी। ये जो गोल्ड डीलर्स हैं और ज्वेलरी है, यही मेन पार्टी। हम लोग तो बस बहती गंगा में हाथ धोएंगे। ठीक है, गोल्ड प्राइस में थोड़ा बहुत डिस्पैरिटी भी होता है। ट्रेडर्स टेंड टू कंपेयर गोल्ड फ्यूचर रेट इन शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज एंड गोल्ड फ्यूचर रेट ऑन एमसीएक्स। एज्यूम देयर इज एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी लर्किंग अराउंड। आर्बिट्रेज क्या होता है आप लोगों को पता है? ठीक है, एक मार्केट में खरीद के दूसरे मार्केट में बेचना। तो इंटरनेशनल मार्केट में जहां सस्ता है वहां से उठाओ, जहां महंगा है वहां पर बेचो। ये कौन लोग करता है? डीलर लोग करता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल कमोडिटी शुड ऑफन ट्रेडेड। आर्बिट्रेज एक्चुअली मैंने रिसेंटली स्टॉक मार्केट क्लास में समझाया। ठीक है, सस्ता मार्केट से लेके महंगा मार्केट में बेचना, ये डीलर लोग करते हैं। इफ 10 ग्राम 995 प्योरिटी गोल्ड इन शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज अमेरिका में $430 में अगर कोट होता है, और एमसीएक्स में सेम गोल्ड 995 प्योरिटी का
$430 के आसपास ही अगर मानो नॉर्मली होना चाहिए, बट दिस इज ऑफन नॉट द केस, बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता है. They traded at significantly different price, and due to this disparity between gold future in Chicago Mercantile Exchange or any other exchange, and MCX always exist. The question, however, why does the disparity between two gold future contract exist? And दो अलग अलग देशों के फ्यूचर में इतना डिफरेंस क्यों आता है? To understand disparity between the two future contract, one should understand how gold spot rate evolves in India. देखो बहुत सारी चीजें काम करते हैं, सब इंटरनेशनल कमोडिटी है ना. इंडिया इज नेट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड. हम लोग के देश में गोल्ड माइनिंग और ज्यादा है नहीं, और जो भी है बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग मेनली नेट इंपोर्टर है गोल्ड का. माने हम लोग देते कम है, खरीदते ही ज्यादा है. यूएस स्पेशली गोल्ड इज कोटेड ऑन ए पर ट्रॉय आउंस बेसिस. यूएस में इसको पर ट्रॉय आउंस बोलते हैं, मेजरमेंट यूनिट है. 1 ट्रॉय आउंस इज अप्रोक्सीमेटली 31 ग्राम, exactly 31.1035 ग्राम. Assume gold in US spot market is traded $1320 per troy ounce. अगर अभी तो थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है, $2500 समथिंग कुछ चल रहा है. What do you think should be the spot price of gold in India? अगर $1 equals to 65 है, अगर $1 equals to भी 84 चल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से. The general tendency is to identify the cost for 10 gram gold in USD and multiply the same with the current US dollar. आपका हिसाब कुछ और आएगा. देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े कि पर ट्रॉय आउंस बने 31 ग्राम होते हैं, तो 31 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा यूएस के हिसाब से? $1320. इसका मतलब है देयरफॉर 10 ग्राम इक्वल्स टू 424.43 $424.43. मैंने अगर 31 ग्राम का वैल्यू $1320 होता है, तो 10 ग्राम का दाम हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट करके मिल जाएगा आपको यूनिटरी मेथड में $424 या फिर $424.43. सिंस यूएस डॉलर इज 65, तो फिर गोल्ड का प्राइस क्या हो जाएगा इंडिया में? 27,000. मैंने इसको आप 65 से इंटू कर दो, आपको इंडिया का गोल्ड प्राइस मिल जाएगा 27,588 या 88. ठीक है, जैसे आज के रेट में क्या चल रहा है, ओरिजिनल में कितना चल रहा है? 78,000. बाकी हिसाब कुछ ऐसे कर सकते हो आप. ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली इन रियलिटी दिस इज नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये इतना डायरेक्टली दाम नहीं तय हुआ है. सो गोल्ड व्हेन इंपोर्टेड, जब हम लोग गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं तो उसे डॉलर के वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, बिकॉज इंपोर्टेड प्राइस हम लोग डॉलर में पे करते हैं. रिमेंबर इट इज द बैंक्स व्हिच इंपोर्ट गोल्ड, हम लोग नहीं करते, बैंक करते हैं. और उसमें ड्यूटी भी लगता है, टैक्स भी लगता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी हो या सरकार का जीएसटी वैट जो भी है. द स्पॉट प्राइस ऑफ गोल्ड इन इंडिया शुड इंक्लूड ऑल दीज चार्जेस. इनफैक्ट कुछ क्या क्या चार्जेस लगता है इसका भी एक लिस्ट आपको मैं बता दूं. CIF, इसमें कॉस्ट होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, फ्रेट होते हैं, कस्टम ड्यूटी होते हैं, सेस माने एक्स्ट्रा टैक्स होता है, और बैंक का भी अपना एक कॉस्ट होता है. विथ ऑल दिस चार्जेस द लैंडेड प्राइस ऑफ टेंड्स टू इंक्रीज. तो तब इतना सारा चीज जग मैंने जोड़ने के बाद जब गोल्ड इंडिया में लैंड होते हैं तो उसका दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. इसलिए लंदन मार्केट का प्राइस और या फिर चिकागो मार्केट का प्राइस और हमारे इंडियन मार्केट के प्राइस में जरूर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा. अगर एग्जांपल के रूप में मैं बोलूं कि 10 ग्राम गोल्ड यूएस में $420 चल रहा है, तो फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन लेट अस अज्यूम रेट इन इंडिया इज $435, लीडिंग टू ए $15 disparity in spot rates. Now this explains the disparity in spot rates, but what about the future price? Remember the future price is derived from a spot rates. The formula linking इसका एक future होता है, मैं समझाता हूँ. S into e to the power RT. ये फॉर्मूला बड़ा काम का चीज है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल्स में समझाऊंगा, बट आप इतना समझो कि ये जो S into e to the power RT करके ये एक्चुअली कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, मैं इसके बारे में नेक्स्ट दिन चर्चा करने से आपको समझ में आएगा. यूएस मार्केट में गोल्ड का प्राइस क्या था? $420. हमारे यहाँ पर हम लोगों ने एज्यूम किया $435. तो डीलर लोग क्या करते हैं कि सेम टाइम में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं यूएस मार्केट में $420 में बाय करेगा और इंडियन मार्केट में $435 में सेल करेगा, और इसके बीच में जो डिफरेंस है ना वही उनका इनकम बन जाएगा. बाकी जो कॉस्ट है यूएस मार्केट में ट्रेड करने का वो थोड़ा माइनस कर लेगा, और इंडियन मार्केट में ट्रेड करने का ब्रोकरेज कॉस्ट वगैरह माइनस कर लेगा. इस तरह से डिस्पैरिटी हम लोग नहीं कर सकते, बट बड़े बड़े जो मैंने गोल्ड ट्रेडर हैं वो लोग करते हैं. इस डिस्पैरिटी को ट्रेड करते हैं. वही बीएससी में खरीद के एनएससी में बेचता है. एग्जैक्टली.
ठीक है, BSE में लेके 2 एक्सचेंज के बीच में इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में भी, हाँ तो टेक्निकल एरर। हाँ ऑब्वियसली टेक्निकल एरर नहीं है, इसके पीछे 2 रीजन है। कॉस्टिंग का बात है, इंडियन मार्केट का प्राइस, मार्केट का इंडियन मार्केट का प्राइस, लेकिन जब इंटरनेशनली आप ऑनलाइन में ट्रेड कर रहे हो तब आपको थोड़ी ना इतना जरा देखना है, आप तो बस 2 एक्सचेंज में जा रहे हो, आपको आपका अकाउंट इंडिया में MCX में भी है और आपका अकाउंट उधर मानो चिकागो एक्सचेंज में है, तो चिकागो में बाई करो, यहाँ पर सेल करो। ये वो लोग करते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं। बट इस तरह से भी मार्केट का जो गोल्ड का प्राइस का डिफरेंस है वो चेंज होता रहता है। अरे बहुत कुछ है, हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझना चाहिए कि गोल्ड का दाम बढ़ता कैसे है, कौन आते हैं, कौन ट्रेड करते हैं। हमारे आपके लिए थोड़ी ना मार्केट बना हुआ है, मार्केट में ज्वेलर्स हैं, डीलर्स हैं, उनके लिए मेन मार्केट है। हम लोग बार बार मैं एक चीज बोलता हूँ कि हमें बस बहती गंगा में हाथ धोना है, वो लोगों का चाल समझ के हमें मार्केट में ट्रेड लेना है। वो लोग क्या करेगा, चीता का चाल समझो, आप अपना खेल खेलो, ठीक है। व्हाट ड्राइव्स द गोल्ड प्राइस, नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन रहेगा सर, चर्चा। ऊपर में थोड़ा करके बोला बने कस्टम ड्यूटी CIF थोड़ा, और क्या बताएंगे, ये वाला जैसे CIF क्या है? कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, कॉस्ट बने खर्चा, लाने का खर्चा, इंश्योरेंस बने तुम इतना महंगा चीज लाओगे तो इंश्योरेंस नहीं देना है, रास्ते में कुछ हो जाएगा। फ्रेट बने भाड़ा, कस्टम ड्यूटी बने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। सेस बने सरकार एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं, और बैंक कॉस्ट बने बैंक जो इतना सारा चीज कर रहे हैं, बैंक का अपना खर्चा नहीं। और एक्सपोर्ट मतलब क्या हुआ जैसे? सर इसको हिंदी में आयात और निर्यात बोलते हैं, आमदनी और रफ्तानी वाले मामले, ठीक है। वो বিশ্বে ব্যাংকের কাছে গোল্ড থাকবে, ঠিক আছে? समझ में आ रहा है सर? अब ये जो मैं आपको बता रहा था ये सब क्या है, ये सब अंदर से अपने आप को मजबूत करने का तरीका है। मेरा बस चले तो मैं आपको जो स्टार्टिंग में बोलता रहता हूँ सारा दिन वही करके क्लास खत्म कर दूं, ये सब बताने का जरूरत नहीं है। एक्चुअली इतना मेहनत कोई करना नहीं चाहता, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंदर से बूस्ट हो जाओ, ठीक है। ऐसा ना रहे जिंदगी भर मेरे भरोसे रहना पड़े या किसी का और के भरोसे। खुद जान जाओगे, खुद समझ जाओगे क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, आज का क्लास इतना ही है, बाकी चर्चा नेक्स्ट दिन करेंगे, थोड़ा समय लगेगा पर धीरे धीरे हम लोग चीजों को जान जाएंगे सर, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट फिर ऑल ऑफ यू। भाई मोनू जी बुझते পারছিস तो? हाँ हाँ ठीक है, चलो सिल्वर में मौका देखो, मौका है, क्रूड में मौका है, गोल्ड को थोड़ा संभाल के खेलो, मौका इज ऑल्सो देयर, हल्का सा है गोल्ड में। गोल्ड करेक्शन करने से पुट बाय कर सकते हो अगर वो सब साइड में ऑप्शंस पे, ठीक है। चलो बाय। ओके दादा, गुड नाइट। हाँ अगर सस्ता जाना है तो ETF में जाओ, क्या दिक्कत है। बाय सुमित भाई। हाँ दादा, गुड नाइट। ओके सर, बाय सर। बाय सर।